अध्याय 91 रक्त निडर पहला आदेश बाय जेमिन और नया कौशल। भाग पहला। शांगगुआन बिंग जू जल्दी से उसके बगल में एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गई और नीचे झुक गई और उसने आश्चर्य से अपनी आंखों के सामने के दृश्य को ध्यान से देखा। जो घास का एक साफ टुकड़ा दिखाई देता था उसके बीच में क्रिस्टल साफ पानी की एक छोटी सी झील थी। एक झील, अगर उसे ठीक से याद है तो वह केवल एक छोटा सा द्वीप था जहां एक छोटा सा गुलाब और ट्यूलिप का बगीचा था। झील के बगल में सभी प्रकार के कम से कम 30 या 40 जानवर थे। उनमें से कुछ के कई पैर थे, कुछ अन्य 2 पैरों पर खड़े थे और अन्य बस लापरवाही से जमीन पर रेंग रहे थे। अजीब दिखने वाले सांप जिनके शरीर लगभग 15 मीटर तक फैले हुए थे, विशाल हाथी बीटल, 30 सेंटीमीटर से अधिक मापने वाली मोटी मधुमक्खियां, कुत्ते, बिल्लियां, सभी प्रकार के जीव बिना किसी लड़ाई के वहां मौजूद थे। हालांकि वे कभी कभार एक दूसरे को लड़ाई की इच्छा और जानलेवा इरादे से भरी आंखों से देखते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी पहली बार नहीं खाया, इसलिए वह स्थान शांतिपूर्ण शांति में था, जहां कभी कभार गुर्राने या झील के पानी की लहरों की आवाज ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे पेड़ों की चोटियों से बहने वाली हवा के साथ सुना जा सकता था। अचानक एक अजीब प्राणी जो कई अन्य प्रथम क्रम के प्राणियों से घिरा हुआ था, धीरे धीरे अपनी स्थिति से रेंगते हुए झील के किनारे पर आ गया। प्रथम श्रेणी के अन्य प्राणियों ने सावधानी से चलना शुरू कर दिया और अजीब प्राणी को गुजरने दिया, लेकिन सभी की निगाहें जानवर पर टिकी रहीं जैसे कि वे उसके संरक्षक या उसे बंदी बनाने वाले हों और उन्हें डर था कि वह उनकी नजरों से ओझल हो जाएगा। शांगगुआन बिंग जू मदद नहीं कर सकी, लेकिन घृणा की लहर महसूस कर रही थी जब उसने अंततः उस प्राणी की उपस्थिति की एक झलक देखी जिसका वर्णन चेन हे ने एक दिन पहले किया था। वह जीव वास्तव में एक बहुत बड़ा कीड़ा था। इसका 3 मीटर से अधिक लंबा शरीर हर जगह रेंगते समय घृणित दिखने वाले चिपचिपे तरल का निशान छोड़ जाता है। इसका पेट अजीब तरह से हिलता था, मानो उसके अंदर लाखों जीवित वस्तुएं घूम रही हों। शांगगुआन बिंग जू ने एक पल के लिए सोचा था कि शायद विशाल कीड़ा गर्भवती थी और शायद बच्चे को जन्म देने वाली थी। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। विशाल कीड़ा बेहद धीमा था, इसलिए भले ही वह किनारे के अपेक्षाकृत करीब था, फिर भी उसे पीने के लिए पानी तक पहुंचने में कुछ सेकंड लग गए। कुछ घूंट पीने के बाद विशाल कीड़े ने अचानक अपनी हरकतें बंद कर दी और उसका मुंह इतना खुल गया कि उसके अंदर भयानक दिखने वाले दांतों का एक समूह दिखाई देने लगा। चिल्लाओ! जीव ने तेज आवाज में चीख निकाली जिससे लहरें उठीं और पहले से शांत झील में कुछ लहरें उठीं। पहले से शांत जंगल अचानक उत्तेजित हो गया और शांगगुआन बिंग जू को लगा कि उसे खोज लिया गया है। हालांकि जल्द ही सब कुछ फिर से शांत हो गया और आगे जो हुआ वह कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। विशाल कीड़े का फूला हुआ पेट नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ना शुरू हो गया, क्योंकि प्राणी के मुंह से नीलमणि रंग की हवा का एक घना बादल बाहर निकल रहा था। नीलमणि रंग की हवा जल्द ही आसपास के क्षेत्र में फैल गई और जंगल में घुलने लगी। पेड़ अधिक जीवंत होने लगे, पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे और जानवर और कीड़े गहराई से चूसने लगे। मन! शांगगुआन बिंग जू की आंखें चमक उठी और उसने अंततः सब कुछ समझ लिया, उस रहस्य को सुलझा लिया जिसे उनमें से कोई भी पहले नहीं सुलझा सका था। इस स्थान पर इतने सारे प्रथम श्रेणी के जीव क्यों थे? ये कैसे संभव हुआ कि विश्वविद्यालय का सामने का छोटा सा बगीचा अचानक एक जंगल में बदल गया जो किसी प्रागैतिहासिक फिल्म की तरह दिखता था? ये सभी राक्षस विकसित होने के लिए एक दूसरे से क्यों नहीं लड़ रहे थे? ये सब उस विशाल कीड़े के कारण हुआ था। जाहिरा तौर पर विशाल कृमि में विकसित होने के लिए अपने शरीर के अंदर मैना बनाने और उत्पन्न करने की क्षमता थी। हालांकि राशि इतनी अधिक थी कि उसके पास इसमें से अधिक हिस्सा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा वह मर जाता। अन्य जानवरों ने बस स्थिति का फायदा उठाया और धीरे धीरे बढ़ने लगे। शांगगुआन बिंग जू को अचानक एक बुरा आभास हुआ और वह जल्दी से पलट गई। उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध हो गई जब उसने देखा कि सैकड़ों छोटी छोटी जोंकें उसकी ओर रेंग रही थीं और धीरे धीरे उसे घेर रही थीं। यदि वह स्वाभाविक रूप से जोंकों से लड़ती तो वह उन सभी को आसानी से मार सकती थी। हालांकि अगर वह यहां लड़ती तो वह अन्य प्राणियों का ध्यान आकर्षित करती और यह वास्तव में योजना का हिस्सा नहीं था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल गई।
अपनी सारी चपलता का अद्भुत उपयोग करते हुए उसकी गति पूरे गियर में आ गई और कुछ ही समय में उसने अपने और झील के बीच की दूरी को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि प्रथम क्रम के प्राणियों ने उस पर ध्यान दिया और भयंकर दहाड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दर्जनों फर्स्ट ऑर्डर अस्तित्वों की समकालिक दहाड़ें इतनी भयानक थीं कि एक अप्राकृतिक ध्वनि तरंग भी उसकी ओर चली गई। क्योंकि शांगुआन बिंगजू का ध्यान अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर था, वह खुद का बचाव करने या हमले से बचने के लिए रुकने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे पता था कि पहले से तैयार की गई पूरी योजना विफल हो जाएगी। इसलिए वह केवल स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना जारी रख सकती थी। ओह! उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसके कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए, जिससे वह कमजोर और दयनीय दिखने लगी। हालांकि उसने चक्कर आना सहन कर लिया और अपने होठों को जोर से काटा। उसकी ठंडी आंखों में संकल्प की झलक थी और वह आगे बढ़ती रही। झपट्टा मारना। अचानक तेज गति से चलती हुई किसी वस्तु से हवा दो हिस्सों में कट गई और शांगुआन बिंगजू को अपनी पीठ पर एक भयानक दबाव महसूस हुआ। हालांकि उसने उस हमले को नजरअंदाज कर दिया और बिना रुके आगे बढ़ती रही। उसके पीछे एक सांप था जो लगभग 20 मीटर लंबा था और इस समय अपनी भारी पूंछ उस पर घुमा रहा था। अगर उस पर सीधा हमला होता तो अगर वह बच भी जाती तो इसकी संभावना नहीं थी कि वह काफी देर तक उठ पाती। हालांकि जैसे ही उसे कोड़े मारे जाने वाले थे, उसके कॉम्बैट रॉब की जेब से एक छोटी सी फटी हुई दिखने वाली कांस्य घंटी निकली और उसके सिर के ऊपर एक पीली चमक छोड़ते हुए तैरने लगी, जिसने जल्द ही उसे पूरी तरह से घेर लिया। टकराना। 1 मीटर मोटी पूंछ बेरहमी से पीले अवरोधक से टकराई, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ जो पूरे जंगल में गूंज उठा। बैरियर थोड़ा सा हिल गया और पीली चमक थोड़ी कम हो गई। हालांकि बस इतना ही था। शांगुआन बिंगजू किसी भी तरह से घायल हुए बिना आगे बढ़ती रही और जल्द ही उस सांप को पीछे छोड़ दिया जो उसके करीब सबसे तेज प्राणी था। ये छोटी घंटी बिल्कुल वही वस्तु थी जो बाई जेमिन ने उसे उत्परिवर्तित जंगल में प्रवेश करने से ठीक पहले दी थी। यह उसका जादुई ग्रेड खजाना था जो उसने तब हासिल किया था जब उसने अपने पहले फर्स्ट ऑर्डर जानवर को मार डाला था और उस खजाने ने उसकी जान बचाई थी, योजना को विफल होने से रोका और सब कुछ और अधिक खतरनाक बना दिया था। अपनी गति और हल्केपन के कारण शांगुआन बिंगजू झील के पानी से कुछ मीटर ऊपर उछली और उसके डूबने से ठीक पहले उसके पैरों के नीचे का पानी छोटी बर्फ की पट्टियों में जम गया। उसने अचानक अपने कदम रोक दिए और पूरे 360 डिग्री मोड़ पर जोर से किक मारी। परिणामस्वरूप पानी की एक लहर कई मीटर ऊंची उठी और इससे पहले कि पानी की लहर विशाल कीड़े शांगुआन बिंगजू पर गिरती, उसने अपनी जादुई छड़ी दिखाए और चिल्लाए, ठहर जाओ। छड़ी की नोक से ठंड का एक बादल निकला और उसने उसे अपने मन से खिलाया। जब ठंडे बादल ने पानी की विशाल लहर को छुआ तो उसने उसे पूरी तरह से जमा दिया, जिससे लगभग 20 मीटर ऊंची एक सुंदर बर्फ की मूर्ति बन गई। इसके अलावा सबसे प्रभावशाली बात यह थी कि बर्फ की लहर की सुंदरता के अलावा यह उत्सुकता से उस विशाल कीड़े की ओर इशारा कर रहा था जो उस पर भयंकर रूप से चिल्ला रहा था। इस बिंदु पर उसने पहले से ही मुख्य लक्ष्य को इंगित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था जिसे समाप्त करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार इस पूरे व्यवसाय में उसकी मुख्य भूमिका पूरी हुई। अब अपनी भूमिका निभाने की बारी आपकी है, बाई जेमिन। शांगुआन बिंगजू ने बुदबुदाते हुए विपरीत दिशा में भागते हुए उस सांप द्वारा उत्साहपूर्वक पीछा किया जा रहा था जिसने पहले उस पर हमला किया था और अब पानी में रेंग रहा था क्योंकि वह अपनी जीभ से फूंफकार रहा था और उसे घूर रहा था। लेकिन वह डरी नहीं और इसके विपरीत झील के पानी का उपयोग करते हुए शांगुआन बिंगजू ने दर्जनों बर्फ की बाइकें बनाई और जैसे ही वह पीछे हटी उसने सांप पर हमला करना शुरू कर दिया। अध्याय 92 रक्त निडर पहला आदेश बाई जेमिन और नया कौशल भाग 2। जैसे ही शांगुआन बिंगजू पूरी योजना के अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा करने के लिए परिवर्तित जंगल में गई, जिस पर शाम के कुछ समय और रात के अधिकांश समय के लिए काम किया गया था, जंगल के बाहर का माहौल काफी शांत था। बचे हुए लोग कई सड़कों पर पुस्तकालय में थे, उत्सुकता से समूह के 4 मुख्य नेताओं की विजयी वापसी का इंतजार कर रहे थे। जबकि फू जुएफेंग, कय जिंगी, झोंगडे और कांग लैन जीवित बचे लोगों की रक्षा के लिए उनके साथ रहे थे क्योंकि उनकी मौजूदा ताकत के साथ उनके पास फर्स्ट ऑर्डर जानवर के खिलाफ कोई मौका नहीं था,
वे सभी जानते थे कि अगर बाई जेमिन, शांगुआन बिंगजू, चेन हे और लियांग पेंग हार गए तो ये बेहद असंभव था कि बाकी लोग जीवित रह पाएंगे। आखिरकार, यदि वे चारों भी जंगल में जानवरों को नहीं हरा सकते तो ये केवल समय की बात है कि वे सभी खा लिए जाएंगे, क्योंकि उनके पास विश्वविद्यालय से सुरक्षित निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। दूसरी ओर चेन हे और लियांग पेंग ने अपने हथियारों को कसकर पकड़ रखा था, जबकि उनकी आंखें स्थिर थीं और कई मीटर दूर पेड़ों और झाड़ियों पर केंद्रित थीं। यदि कोई उत्परिवर्तित जानवर या कीट दिखाई देता तो वे दोनों तुरंत हमला करने के लिए तैयार रहते थे। उन दोनों के विपरीत बाई जेमिन स्पष्ट रूप से अधिक आराम से थी। क्षेत्र की सबसे ऊंची इमारतों में से एक के शीर्ष पर खड़े होकर उसने धीमी आवाज में पूछने से पहले कई सेकंड तक चुपचाप आगे की ओर देखा। तो तुम्हें यकीन है कि ये दूसरे क्रम का जानवर नहीं है ना? लिलिथ ने हंसते हुए हल्के से कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं है। उस जंगल के अंदर के प्राणी में एक अजीब क्षमता है, लेकिन वह केवल प्रथम क्रम के शीर्ष पर है। वह अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन अगर इसे वैसे ही छोड़ दिया गया तो यह भविष्य में समस्याग्रस्त हो सकता है। बाई जेमिन ने चुपचाप राहत की सांस ली। जब तक उसका दुश्मन दूसरे क्रम में नहीं था, भले ही वह स्तर 49 या 50 प्रथम क्रम का अस्तित्व था, तब तक उसे विजयी होने का भरोसा था, भले ही उसके दुश्मन के पास किसी भी प्रकार का कौशल हो। कितने अफसोस की बात है। यदि कल उस प्लेटिनम वानर की मृत्यु को इस बिंदु पर गिना गया होता तो मैं अब तक सफलतापूर्वक फर्स्ट ऑर्डर तक विकसित हो गया होता। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने खाली हाथ से अपना सिर खुजलाया और थोड़ा अफसोस के साथ आह भरी। आपको लगता है कि सोल रिकॉर्ड इतना आसान है? लिलिथ आकर्षक ढंग से अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी और उसने बताया, असंख्य प्राणियों ने सोल रिकॉर्ड को दरकिनार करने की कोशिश की और जब विकासवादी आवश्यकताओं को पूरा करने की बात आई तो किसी प्रकार की खामियों का पता लगाने या खोजने की कोशिश की, लेकिन वे सभी बुरी तरह विफल रहे। कृपया मुझे इसके बारे में और बताएं। बाई जेमिन के कान तुरंत खड़े हो गए और उन्हें कहानी के बारे में उत्सुकता महसूस हुई। जब भी सोल रिकॉर्ड एक विकास की आवश्यकता प्रस्तुत करता है तो उस आवश्यकता को सही ढंग से और केवल उस व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना चाहिए जो विकसित होना चाहता है। लिलिथ ने संक्षिप्त लेकिन संक्षिप्त रूप से जवाब दिया, बाहरी मदद की किसी भी तरह से अनुमति नहीं है। इसके अलावा, यदि आप सामूहिक विनाश के हथियारों या लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग करते हैं जिन्हें आपने अपने हाथों से नहीं बनाया है तो आपके भी असफल होने की संभावना है। बाई जेमिन ने भौहें चढ़ा ली और झिझकते हुए कहा, ये तो मान लीजिए कि मैंने प्रथम श्रेणी के प्राणी के सिर में गोली मार दी। हा। लिलिथ हंसे बिना नहीं रह सका। उसने उसे मनोरंजन के साथ देखा और सवाल किया, तुम्हें लगता है मन एक ऊर्जा जो सभी अस्तित्वों को विकसित होने या मरने के लिए मजबूर करने में सक्षम है, क्या यह आसान है? बाई जेमिन, ठीक से विकसित हुए बिना लाश या अन्य जानवरों को छोड़कर सामान्य आग्नेयास्त्रों में शक्ति नहीं होती है। प्रथम श्रेणी के जानवर के आसपास के प्राकृतिक मैना को भेदने के लिए, एक को मारने के लिए आपको संभवतः मिसाइलों या युद्धक टैंकों की आवश्यकता होगी। शायद भारी मशीनगनें भी काम करेगी। वास्तव में, यदि आपने उस समय अपने पहले दुश्मन को मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया था, तो संभावना है कि परिस्थितियों के आधार पर सोल रिकॉर्ड आपको हारने वाले की आत्मा शक्ति से वंचित कर देगा। लिलिथ ने अपने कंधे उचकाए और निष्कर्ष निकालने से पहले उसकी आवाज थोड़ी कड़वी थी, जहां तक ये काम करता है, मुझसे मत पूछो। सोल रिकॉर्ड एक ऐसी इकाई है जिसका आज भी अध्ययन किया जा रहा है। जब बाई जेमिन ने ये सुना तो वह खुद को रोक नहीं सका और उसकी आंखें डर से कांपने लगीं। मनुष्य स्वभावतः निर्बल थे और उनमें से अधिकांश में लड़ने का साहस भी नहीं था। यदि आग्नेयास्त्रों ने अपना प्रभाव खो दिया तो मानवता इस सर्वनाश से कैसे बचेगी? जैसे कि वह उसके विचारों को जानती थी, उसने अपनी धीमी आवाज में उसे आश्वस्त किया, लेकिन ज्यादा चिंता मत करो। प्रथम श्रेणी के जीव इतने सामान्य नहीं हैं क्योंकि सोल रिकॉर्ड को इस आकाशगंगा में पहुंचे केवल 11 दिन हुए हैं। जहां तक दूसरे की बात है, आदेश दें। आशा करें कि अभी तक वहां कोई नहीं है या उस क्षेत्र में मानवता तब तक नष्ट हो जाएगी जब तक कि उनके पास वास्तव में उत्कृष्ट सैन्य शक्ति न हो। बाई जेमिन फूट फूट कर मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया।
वह केवल इस विश्वविद्यालय के अंदर की दुनिया को जानता था, बाहर की स्थिति को वह कैसे जानता था। उसे केवल यही आशा थी कि उसके प्रियजन या अन्य, वह इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। कम से कम अब वह जानता था कि सोल रिकॉर्ड कोई ऐसी इकाई नहीं है जिसके साथ यूं ही खेला जाए। हालांकि अगर वह इसके बारे में अधिक ध्यान से सोचता तो ये बिल्कुल स्पष्ट था। आखिरकार, जैसा कि लिलिथ ने पहले कहा था, पलक झपकते ही इतने सारे परिवर्तन करने में सक्षम इकाई सरल कैसे हो सकती है। शायद यही कारण था कि लिलिथ ने पहले उल्लेख किया था कि बस चलाने वालों को कोई अनुभव नहीं मिला, भले ही उन्होंने कई लाशों को बेरहमी से कुचलकर मार डाला। जैसे ही बाई जेमिन सोच में खोई हुई थी, बदले हुए जंगल के अंदर से आ रही एक भयानक चीख के कारण उसका चेहरा बदल गया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आखिरकार यह शुरू हो रहा है। उसने बुदबुदाते हुए अपने कंधे पर मानिक की तरह चमकने वाले रक्त त्रिशूल को उठाया, अपने हाथ को जितना संभव हो उतना पीछे झुकाया और रक्त हेरफेर का इस्तेमाल खुद पर किया, अपनी सारी शक्ति और एक ही वार करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया। अपने दाहिने पैर को पीछे और अपने बाएं पैर को आगे रखते हुए बाई जेमिन ने अपने शरीर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाया। जब उसने दिए गए संकेत की तलाश में थोड़ा ऊपर देखा तो उसकी चमकीली आंखों पर बर्फ की परत जमी हुई लग रही थी। टकराना। परिवर्तित जंगल के भीतर से एक विस्फोट की आवाज गूंजी और कुछ ही देर बाद 20 मीटर से अधिक ऊंची पानी की लहर आसमान में उठी। हालांकि उपस्थित 3 लोगों की नजर में बर्फ की मूर्ति में जमने से पहले पानी की लहर एक अजीब दिशा में चली गई। बाई जेमिन के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया और वह प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, कितनी सुंदर मूर्ति है। उसके पीछे का दाहिना पैर अचानक आगे बढ़ गया, बाएं पैर को बड़े अंतर से पछाड़ दिया और उसके दाहिने हाथ की मांसपेशियां यथासंभव अधिकतम सीमा तक फैल गईं। बिना देर किए उसका दाहिना हाथ एक चाबुक की तरह हो गया जो पूरी गति से आगे बढ़ा और अपने अधिकतम विस्तार तक पहुंचने के बाद उसने रक्त त्रिशूल पर अपनी पकड़ छोड़ दी। रक्त त्रिशूल उसके हाथ से छूटने से एक क्षण पहले उसकी उंगली पर धधकती अनूठी चमक उठी और तुरंत एक लाल रंग की चमक ने मैना की परत से ढके त्रिशूल को घेर लिया, जिससे आसपास का तापमान प्रभावशाली ऊंचाइयों तक बढ़ गया। हालांकि इतना ही नहीं था। टकराना। बाई जेमिन की छाती पर टिका हुआ तूफान हार एक हरे रंग की चमक के साथ चमक रहा था और जमीन पर लंबवत हवा का एक बवंडर आगे बढ़ रहा था, जो एक सेकंड से भी कम समय में लाल रंग की लपटों से घिरे रक्त त्रिशूल तक पहुंच गया। टकराना। बाई जेमिन ने जिस महान शक्ति के साथ इसे लॉन्च किया था, उसमें तेज हवा के आवेग के साथ 240 से अधिक मन बिंदुओं वाले रक्त त्रिशूल ने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया, हर किसी की दृष्टि से गायब हो गया और कई मत शंकुओं को पीछे छोड़ दिया। आपने थर्ड ऑर्डर एक्टिव स्किल क्रिम्सन ब्लड जजमेंट लेवल 5 सीख लिया है। अध्याय 93 रक्त निडर पहला आदेश बाई जेमिन और नया कौशल। भाग 3 अंतिम। जंगल के अंदर शांगुआन बिंग जू फर्स्ट ऑर्डर उत्परिवर्तित सांप के साथ मौत का मुकाबला कर रहा था। उसके बाएं हाथ में जादू की छड़ी थी, जिससे उसके मन और जादू के आंकड़े बड़े अंतर से बढ़ गए। उसके दाहिने हाथ में एक बर्फ की तलवार थी जिसे बनाने में उसकी 50% से अधिक लागत आई थी। उसका खूबसूरत देवदूत जैसा चेहरा काफी पीला था, लेकिन उसकी आंखें उसकी तलवार की तरह ठंडी थीं। यद्यपि उत्परिवर्तित सांप के तराजू अविश्वसनीय रूप से कठिन थे और शांगुआन बिंग जू उन्हें छेद नहीं सका, उसके शारीरिक और जादुई हमलों में बड़ी मात्रा में जमा देने वाली शक्ति थी, इसलिए उसकी तलवार के हर घुमाव या हर बार उसने एक हिस्से पर हमला करने के लिए अलग अलग बर्फ के हथियार तैयार किए। 20 मीटर से अधिक लंबे सांप का शरीर जम गया था। परिवर्तित सांप फूंकार रहा था और उसकी रक्तरंजित आंखें अपने दुश्मन को जानलेवा इरादे से देख रही थीं। इसका शरीर हिल गया और बर्फ की परतें जो बननी शुरू हो गई थीं, अनगिनत टुकड़ों में टूट गईं जो धीरे धीरे जमीन पर गिर गईं। हालांकि उसका खून धीरे धीरे ठंडा होने लगा था और उसकी हरकतें लगातार कठोर होती जा रही थीं। शांगुआन बिंग जू को अचानक मौत का खतरा महसूस हुआ जब उसने देखा कि कैसे उत्परिवर्तित सांप का मुंह खुला हुआ था। उसने इसके बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि उसने तुरंत अपने और प्राणी के बीच कई मीटर ऊंची बर्फ की एक मोटी दीवार खड़ी कर दी। एक सेकंड बाद रूपांतरित सांप के मुंह के अंदर से एक हरा बादल निकला और बर्फ की दीवार से टकरा गया।
अत्यंत मजबूत प्रतीत होने वाली बर्फ की दीवार नग्न आंखों को दिखाई देने वाली आश्चर्यजनक गति से नष्ट होने लगी। टकराना। अचानक कुछ किलोमीटर दूर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और अगली चीज जो शांगगुआन बिंगजू अपनी आंख के कोने से देख सकती थी वह एक चमकदार लाल रंग की चमक थी जो इतनी तेज गति से आ रही थी जिसे समझना उसके लिए असंभव था। टकराना। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती कि क्या हो रहा है और एक बड़े विस्फोट के बाद जिसने पृथ्वी को थोड़ा सा हिला दिया, परिवर्तित जंगल भयंकर रूप से जलने लगा और आग की लपटें बेरहमी से भड़क उठी और भीतर के जानवर क्रोध और दर्द से चिल्लाने और दहाड़ने लगे। रूपांतरित सांप एक क्षण के लिए विचलित हो गया और उसने अपनी कला रोक दी। जानवर को कुछ गलत लगा और वह तेजी से झील की ओर जाने लगा जहां फर्स्ट ऑर्डर के बाकी राक्षस थे। झपट्टा मारना। झपट्टा मारना। हवा की 2 सीटियों के बाद 2 बर्फ के भालों ने जानवर की दोनों आंखों में छेद कर दिया। रूपांतरित सांप अपने रास्ते में ही मर गया और दर्द के मारे अपने शरीर को हर जगह हिलाने लगा। शांगगुआन बिंगजू जानवर पर अपनी निगाहें टिकाए रखते हुए जल्दी से पीछे हट गई। 20 मीटर से अधिक लंबा सांप लगातार छटपटाते हुए आग में जल रहे कुछ पेड़ों से जा टकराया और उन्हें आसानी से नीचे गिरा दिया। वह जानती थी कि गहरे लाल रंग की लपटें जल्द ही उसकी स्थिति तक पहुंच जाएंगी, लेकिन पीछे हटने के बजाय उसने कांस्य बेल पर भरोसा करने का फैसला किया और आगे बढ़कर अब दृष्टिहीन फर्स्ट ऑर्डर प्राणी पर हमले के बाद हमले शुरू कर दिए। जैसे जैसे जीत करीब आती गई, वह आश्चर्यचकित होने और पहले के हमले से भयभीत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि बाई जेमिन ने पहले क्या फायर किया था, लेकिन उस हमले की विनाशकारी शक्ति उस विनाश के मुकाबले जरा भी कम नहीं हुई जो कुछ मिसाइलें पैदा कर सकती थीं। हालांकि वह जानती थी कि यहाँ कोई मिसाइलें नहीं थीं, अगर थीं भी तो उन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों की तो बात ही छोड़ दें। तृतीय क्रम सक्रिय कौशल। बाई जेमिन का दिमाग प्रकाश की गति से दौड़ गया जब उसने हरे रंग के संदेश को अपनी रेटिना पर चमकते देखा और उसी समय वह आकाश में चमकती लाल रंग की आग के निशान को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि परिस्थितियों ने उन्हें बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि हरे अक्षरों वाले संदेशों की झड़ी एक के बाद एक उनकी रेटिना में चमकने लगी। संकट में प्रहार। बाई जेमिन के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। मन की सारी खपत के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो जादू से ठीक हो गया हो और वह महसूस कर सकता था कि वह पहले से कहीं अधिक भयावह रूप से बहुत अधिक मजबूत हो गया है। वह सफल हो गया था। उन्होंने उस कार्य को अकेले ही पूरा किया था जो उन्हें पूरे इतिहास में दर्ज किया गया था क्योंकि वह इसे पूरा करने की योग्यता रखने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। आपने फर्स्ट ऑर्डर मैना एम्ब्रियो लेवल 48 की सोल पावर हासिल कर ली है। रक्त हेरफेर का उपयोग करके एक ही हमले में अनारक्षित दुश्मनों को मारें। 100/100। खुद पर रक्त हेरफेर का उपयोग करके पहले आदेश के दुश्मन को मारें। 2/2। अपने ऊपर ब्लड मैनिपुलेशन का उपयोग करके एक ही हमले में प्रथम श्रेणी के दुश्मन को मारें। 1/1। आप सफलतापूर्वक फर्स्ट ऑर्डर तक विकसित हो गए हैं और ब्लड बरसरकर बन गए हैं। कुल्हाड़ियों, भालों, तलवारों, गदाओं या नंगे हाथों का उपयोग करने पर हमले की शक्ति 20% बढ़ जाती है। आपके खून के दौरे 20% अधिक प्रभावी हो जाते हैं। अधिक शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करने पर आपकी आक्रमण शक्ति 20% बढ़ जाती है। आपने सेकंड ऑर्डर पैसिव स्किल ब्लड विल लेवल 5 सीख लिया है। आप स्तर 31 पर पहुंच गए हैं और स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 12 स्थिति अंक प्राप्त करते हैं। विकास प्रक्रिया के दौरान संचित समस्त आत्मिक शक्ति की गणना कर ली गई है। आपको अतिरिक्त आंकड़े मिलते हैं। ताकत जोड़ 6-5, चपलता जोड़ 4-3, सहनशक्ति जोड़ 4-3, जादू जोड़ 40, स्वास्थ्य जोड़ 3-5, मन जोड़ 3-0। आपने 2 कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। आपको 1 हिट 2 किल शीर्षक मिला है। शैडो टाइगर, प्लेटिनम ऐप, मैना भ्रूण, साथ ही कुछ हजार लाशों, कीड़ों और उत्परिवर्तित जानवरों की आत्मिक शक्ति की गणना करने के बाद बाई जेमिन ने अपने पिछले वाले की तुलना में लगभग 30% की वृद्धि प्राप्त की। विकसित हो रहा है क्योंकि उसने पहले ही कुछ प्रथम श्रेणी के प्राणियों का शिकार कर लिया था। उस श्रेणी के दुश्मनों से उसे जो अतिरिक्त आंकड़े प्राप्त हुए थे वे धीरे धीरे कम होते गए क्योंकि उसकी अपनी आत्मा शक्ति विकास की उस सीमा के अनुकूल होने लगी थी।
वास्तव में अब जब वह प्रथम श्रेणी तक पहुंच गया था तो यह संभावना थी कि ऐसे शत्रुओं से उसे प्राप्त आत्मिक शक्ति और भी क्षीण हो जाएगी, क्योंकि वह भी अतीत के विपरीत उसी श्रेणी में था। हालांकि समग्र शक्ति में लगभग 30% की वृद्धि कुछ डरावनी थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह वर्तमान में 30 के स्तर को पार कर चुका था और संकट के समय के लिए उसके पास कई दसियों स्थिति अंक आरक्षित थे। उसके रेटिना पर चमकते हरे अक्षरों वाले संदेशों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए बाई जेमिन इस समय उन सभी पर ध्यान नहीं दे सकी, क्योंकि लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। आखिरकार उसने जो कुछ किया था वह उस केंद्रीय समस्या को खत्म करना था जिसे शांगुआन बिंगजू ने उत्कृष्ट सटीकता के साथ चिन्हित किया था, लेकिन जंगल के अंदर अभी भी और अधिक दुश्मन बचे थे। लेकिन इस समय इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता था। बाई जेमिन सावधानीपूर्वक विस्तार से तब पढ़ सकी जब ये सब एक बार और हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह आखिरकार अपने स्तर पर पहुंच गया था, पूरी तरह से अपनी अधिकतम सीमा तक ठीक हो गया था और उससे भी ऊपर जा रहा था। उसके विकास को अवरुद्ध करने वाली दीवार की प्रक्रिया में जो स्तर ऊपर आया वह पूरी तरह से जर्जर हो गया और यही सब मायने रखता था। आखिरकार उसका रास्ता एक बार फिर साफ हो गया और उसे ठहराव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। गर्जन, दर्जनों उत्परिवर्तित राक्षसों की भयंकर दहाड़ें हर जगह गूंजने लगी, क्योंकि उत्परिवर्तित जंगल तेजी से नियंत्रण से बाहर जलने लगा। पिछले तूफान की हवा के साथ साथ गैसोलीन और कुख्यात तेल जो फू जुएफे के नेतृत्व वाले समूह द्वारा फैलाया गया था और झोंक दे पहले। अध्याय 94 शक्तिशाली बाई जेमिन। हालांकि बाई जेमिन का पिछला हमला, जो कि क्रिम्सन ब्लड जजमेंट नामक कौशल में बदल गया था, जंगल के फर्श के सीधे संपर्क में नहीं आया था। तूफान नेकलस से तेज बवंडर द्वारा संचालित ब्लेजिंग रिंग की लौ के तापमान में आग लगने की पर्याप्त शक्ति थी, घास कई मीटर नीचे। जब लौ की गर्मी पहले से फैले गैसोलीन और अत्यधिक ज्वलनशील तेल के संपर्क में आई तो जमीन अपने आप जलने लगी। इसके अलावा तूफान से आने वाली हवा के कारण सभी आग की लपटें दक्षिण की ओर फैलने लगी। धीरे धीरे जंगल जलने लगा और केंद्र के और करीब पहुंचने लगी। अचानक जमीन हिलने लगी और धरती गड़गड़ाने लगी, मानो कोई भूकंप दुनिया को हिला रहा हो। हालांकि बाई जेमिन और वहां मौजूद अन्य दो लोगों को यह स्पष्ट था कि गड़गड़ाहट का कारण भूकंप नहीं था। गर्जन, एक विशाल हाथी भरिंग अपना सिर ऊंचा करके दहाड़ते हुए एक सीधी रेखा में सीधे इमारतों की ओर भागा। इसका शरीर पीली लपटों से घिरा हुआ था जो इसे लाल लपटों से बचाता था। हालांकि जीव अपने कौशल को हर समय सक्रिय रखने के लिए स्पष्ट रूप से बहुत सारा मन खर्च कर रहा था। विशाल हाथी बीटल के ठीक पीछे दो उत्परिवर्तित कुत्ते जिनके फर लोहे की प्लेट की तरह दिखते थे, दो काले बालों वाले बाघ, 3 हरी धब्बेदार बिल्लियां, 5 विशाल सांप जो सर्वनाश से पहले एक सामान्य अजगर से भी बड़े थे, और एक मोटी मधुमक्खी 2 मीटर के डंक के साथ खून से सनी आंखों के साथ जानलेवा इरादे लेकर तेजी से आ रहे थे। विकसित जानवरों की ऐसी राक्षसी पंक्ति को देखकर चेन्हे और लियांग पेंग के चेहरे से खून गायब हो गया। ये अंत है। लियांग पेंग चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका और उसने अपने हथौड़े पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और मौत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तीनों में सबसे धीमे होने के कारण लियांग पेंग को पता था कि भागना उसके लिए असंभव था, इसलिए उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चाहे वह चाहे या नहीं। दूसरी ओर चेन्हे न केवल इस दृश्य से डर गया था, बल्कि शांगुआन बिंगजू के लिए भी डरा हुआ था। क्या उसे कुछ हुआ था? जंगल से बाहर आए जानवरों की संख्या को देखते हुए उसके जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। जल्द ही हम फिर से जुड़ेंगे, उसने सोचते हुए अपना क्रॉसबो उठाया और उदासी से भरी आंखों से उड़ती हुई मधुमक्खी पर निशाना साधा। इस सारे माहौल के बीच केवल बाई जेमिन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसने फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल को देखा और उसी प्रकार के एक प्राणी के खिलाफ अपनी मौत की लड़ाई को याद करते हुए एक सेकंड के लिए चुप रहने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे देखने दो कि मैं कितना मजबूत हो गया हूं। वह अपनी सांसों के बीच बुदबुदाया और अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने से पहले अपना एक पैर इमारत के किनारे पर रख दिया। टकराना। इमारत की कंक्रीट की छत का किनारा टुकड़ों में टूट गया और बाई जेमिन एक ऐसी छाया में बदल गई जिसे नग्न आंखों से देखना मुश्किल हो गया। अभी भी हवा में और गुरुत्वाकर्षण की गति का लाभ उठाते हुए
बाई जेमिन ने एक पूरा मोड़ लिया और जुबान तलवार को पकड़ते हुए नीचे की ओर फिसल गया। बिना कौशल और बिना किसी सुरुचिपूर्ण शैली के, शुद्ध शक्ति और गति। बूम! ब्लेजिंग बीटल की गति विशेष रूप से तेज नहीं थी और उस समय भी बाई जेमिन अपनी बेहतर चपलता का उपयोग करके सटीक जीत हासिल करने में सफल रही थी। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह अनगिनत गुना मजबूत हो गया है। फर्स्ट ऑर्डर जानवर को स्थिति समझ में भी नहीं आई और जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जुबान तलवार एक खजाना जो 40 स्तर से नीचे के लगभग किसी भी प्राणी की सुरक्षा को भेदने में सक्षम है। सामान्य समय में ब्लेजिंग बीटल की सुरक्षा को भेदने में कठिनाई हो सकती है। आखिरकार यह अधिकतर रक्षात्मक जानवर था। हालांकि वर्तमान बाई जेमिन अपनी ताकत के कारण तलवार की शक्ति को नई ऊंचाइयों तक बढ़ाने में सक्षम थी। उसका हमला विशाल सीन के ठीक ऊपर जोरदार तरीके से हुआ, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। जानलेवा इरादे से भरी उसकी आंखें एक पल के लिए जानवर की अविश्वास भरी निगाहों से टकराईं, इससे पहले कि कुछ भयानक घटित हो। क्रैक क्रैक क्रैक, बैंग! पूरे सीन में फैलने से पहले प्रभाव के बिंदु से छोटी आकार की दरारें दिखाई देने लगीं। हालांकि इतना ही नहीं था। गर्जन! फियरी बीटल की आंखें झटके से कांपने लगीं और वह दर्द से दहाड़ते हुए कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। इसलिए नहीं कि उसका मुख्य हथियार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि उसका खोल भी दरक रहा था। पीछे के दो व्यक्तियों की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे टुकड़े टुकड़े होने से पहले ब्लेजिंग बीटल के पूरे धातु कवच में दरारें फैल गईं। जी फिर से दर्द से दहाड़ने लगा और उसकी पीली लपटें बुझ गईं क्योंकि पिछले हमले की शॉकवेव से लाल रंग की लपटें निकल गई थीं। चमक! एक तेज फ्लैश हुआ और अगले ही पल ब्लेजिंग बीटल की दहाड़ें पूरी तरह बंद हो गईं। जानवर के सिर के ठीक बीच में एक लाल रेखा दिखाई दी, जिससे धीरे धीरे खून बहने लगा। छप छप! सिर दो भागों में विभाजित हो गया और हर जगह खून बिखर गया, जिससे फटी हुई जमीन पर दाग लग गया और अन्य फर्स्ट ऑर्डर प्राणियों का ध्यान आकर्षित हुआ, जो जंगल में आग लगाने वाली लाल रंग की लपटों से बचने के लिए ब्लेजिंग बीटल को फ्रंट चार्ज के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। आपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल लेवल 31 की सोल पावर हासिल कर ली है। मन जोड़ 2-4, जादू जोड़ 1-5, स्वास्थ्य जोड़ 1-2, सहनशक्ति जोड़ 8, ताकत जोड़ 5। ब्लेजिंग बीटल के अब ढह चुके शरीर पर खड़े होकर बाई जेमिन की नजर उदासीन थी और वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। किसने सोचा होगा कि एक सप्ताह से कुछ अधिक समय पहले वह लगभग उसी प्रकार के एक राक्षस द्वारा मारा गया था जिसे उसने अभी इतनी आसानी से मार डाला था। उस समय बाई जेमिन अनगिनत बार मृत्यु के कगार पर थी, और भले ही उसने जीत हासिल की लेकिन वह एक दयनीय जीत थी। इसके अलावा जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया वही ये थी कि उन्हें एक और संदेश भी मिला। रक्त सक्रिय हो जाएगा। अगले 5 मिनट के लिए मारे गए प्रत्येक दुश्मन के लिए अपनी समग्र आक्रमण शक्ति को 1% और आसपास के प्रत्येक जीवित दुश्मन के लिए 0.1% बढ़ाकर अधिकतम 50% तक बढ़ाएं। वर्तमान स्थिति 2.3% 50%। बहुत बुरा हुआ क्योंकि वह युद्ध के मैदान के बीच में था, उसके पास चीजों का अधिक अध्ययन करने का समय नहीं था। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा। अचानक हवा का झोंका आया और बाई जेमिन अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा बदलने से रोक नहीं सकी। बिना देर किए वह तेजी से आगे कूदा और बमुश्किल खतरे से बच पाया। ठीक उसी स्थान पर जहां वह पहले खड़ा था, कई हरे गोले ब्लेजिंग बीटल के मांस से टकराए और बाई जेमिन की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे मांस तेजी से क्षत विक्षत होने लगा। सिकुड़ी आंखों से उसने 5 सांपों को उदासीनता से उसकी ओर देखते देखा। उनके मुंह से अभी भी एक अजीब हरा तरल निकल रहा था और हर बार जब एक बूंद जमीन पर पहुंचती थी तो पृथ्वी भाप बन जाती थी और छोटे छोटे छेद बन जाते थे। बाई जेमिन ने सांपों को एक खतरनाक लक्ष्य के रूप में पहचाना और तेजी से आगे बढ़े। सांप भी निष्क्रिय नहीं थे और उन्होंने तेजाब से भरे हरे गोले उगलते हुए उस पर हमला करना शुरू कर दिया। बाई जेमिन ने विशाल उत्परिवर्तित सांपों के हमलों को सीधे तौर पर लेने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उससे भरोसा नहीं था कि उसका पूरा कोट एसिड जंग का सामना करने में सक्षम होगा, इसलिए उसने जल्दी से टेढ़ी मेढ़ी गति में चलना शुरू कर दिया। अध्याय 95 प्रथम आदेश से लड़ना। भाग पहला। टकराना, टकराना, टकराना।
टकराना। 5 उत्परिवर्तित सांपों ने बाई जेमिन पर लगातार अम्लीय गोले दागे। यदि उन गहनों में से केवल एक भी उस पर हमला करता है, यहाँ तक कि उसके पूरे कोट के साथ भी, तो जरूरी नहीं कि वह सुरक्षित बच सके, और यदि उसके हाथों, पैरों या इससे भी बदतर उसके सिर पर सीधा हमला होता है, तो उसके शरीर का वह हिस्सा निस्संदेह नष्ट हो जाएगा। संक्षारण शुरू करो। हालांकि ऐसा होने के लिए उत्परिवर्ती सांपों को किसी तरह बाई जेमिन की चपलता से मेल खाने में सक्षम होना चाहिए, या कम से कम कुछ हद तक उसकी गतिविधियों को पहले से देखने में सक्षम होना चाहिए। बाई जेमिन का शरीर एक भूत की तरह युद्ध के मैदान में चमक रहा था, क्योंकि उसने कुशलतापूर्वक अपनी दिशा में उड़ने वाले अम्लीय गोले को चकमा दे दिया था। अपने और 5 दूर के उत्परिवर्ती सांपों के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश कर रहा था, जिसे उसने अपने जीवन के लिए सबसे बड़े वर्तमान खतरे के रूप में पहचाना था। सर्वनाश से पहले एक सामान्य इंसान की गति से लगभग 17 गुना अधिक गति के साथ कुछ 100 मीटर की दूरी वह कुछ ही पलकों में तय कर सकता था। हालांकि उत्परिवर्तित सांप उसके एकमात्र दुश्मन नहीं थे, और इतनी दूर से रक्त हेरफेर को सक्रिय करने से उसे वह परिणाम नहीं मिलेगा जिसकी वह तलाश कर रहा था। झपट्टा मारना। अचानक 2 शैडो टाइगर्स में से एक आगे बढ़ा और अपना मुंह पूरा खोलकर उस पर झपटा, जिससे अंदर सूखे खून के धब्बों के साथ तेज दांत दिखाई देने लगे। बाई जेमिन पीछे हटने के बजाय आगे बढ़े और अपनी तलवार से तिरछे वार किए। कुछ ही सेकंड बाद, एक तेज फ्लैश के बाद, जहां शैडो टाइगर और वह एक दूसरे के रास्ते से गुजरे, जानवर का सिर उसके शरीर से अलग हो गया और जमीन पर लुढ़क गया, क्योंकि हर जगह खून बिखरा हुआ था। आपने फर्स्ट ऑर्डर शैडो टाइगर लेवल 37 की सोल पावर हासिल कर ली है। आपने जोड़ 1 7 चपलता, जोड़ 1 5 सहन शक्ति, जोड़ 1 0 ताकत, जोड़ 6 स्वास्थ्य हासिल कर लिया है। आप स्तर 32 पर पहुंच गए हैं। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्थिति अंक प्राप्त होते हैं। रक्त इच्छा 3.2% 50%। 1 सेकंड भी नहीं बीता था जब बाई जेमिन ने अपनी आंख के कोने से 1 मीटर से भी कम दूरी पर दूसरे फर्स्ट ऑर्डर शैडो टाइगर को देखा। उत्परिवर्तित बाघ अविश्वसनीय रूप से तेज थे, और इस स्थिति में उनके लिए बचाव या चकमा देने के लिए समय पर आगे बढ़ना असंभव था। तथापि गर्जन। फर्स्ट ऑर्डर शैडो टाइगर ने दर्दनाक दहाड़ लगाए, क्योंकि मृत शैडो टाइगर के खून से 1 दर्जन से अधिक खून के भाले उठे, उसके शरीर को नीचे से ऊपर तक छेद दिया और उसे मध्य हवा में रोक दिया। जानवर दर्द की दूसरी दहाड़ देने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि बाई जेमिन ने 360 डिग्री घुमाया और आसानी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसका सिर हवा में उड़ गया। आपको फर्स्ट ऑर्डर शैडो टाइगर स्तर 38 की आत्मिक शक्ति प्राप्त हुई है। आपने चपलता जोड़ 1 0, सहन शक्ति जोड़ 6, शक्ति जोड़ 4, स्वास्थ्य जोड़ 1 प्राप्त किया है। आप 33 के स्तर पर पहुंच गए हैं। आपको 2 का लाभ हुआ है। रक्त इच्छा 4.1% 50%। बिना देर किए बाई जेमिन सांपों के हमलों से बचने के लिए एक तरफ कूद गया, जबकि उसके दिमाग ने पिछले मन व्यय को तुरंत संसाधित कर दिया। लगभग 15 रक्त भालों ने लगभग 40 मन अंक खा लिए थे। यदि ऐसा पहले होता तो राशि शायद 2 गुनी या अधिक होती, जिससे ये साबित होता कि उसका पिछला प्रशिक्षण कितना उपयोगी था। यदि बाई जेमिन ने दुश्मनों के बिना अकेले प्रशिक्षण लिया होता, तो परिणाम उतने अच्छे नहीं होते जितने वर्तमान में हैं। फक। बाई जेमिन को उत्परिवर्तित फर्स्ट ऑर्डर जानवरों के साथ युद्ध में शामिल हुए केवल 5 सेकंड से भी कम समय हुआ था, लेकिन उनमें से 3 पहले ही मारे जा चुके थे। यहां तक कि स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से बोलने वाला चेन्हे भी शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। उस तरह की शक्ति, ये बिल्कुल पागलपन भरी थी। उसके हाथों में भयानक विकसित जानवर एक नवजात पिल्ले की तरह कमजोर लग रहे थे। चेन्हे ने अपना क्रॉसबो उठाया और विशाल मधुमक्खी पर गोली चलाने के बजाय उसने युद्ध के मैदान में इधर उधर घूम रहे 5 सांपों को निशाना बनाया। वह इतना चतुर था कि उसे पता था कि उसके पास उन चमकती शल्कों को भेदने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसने आंखों को निशाना बनाया। चूंकि उत्परिवर्तित सांप सबसे बड़ी समस्या थे, तो चेन्हे ने ट्रिगर खींचने से पहले अपनी आंखें आधी बंद कर ली और अपनी सांसें आराम से लीं। उसका दाहिना हाथ अजीब तरह से हिल गया और क्रॉसबो कांप उठा। अगर किसी ने इसे देखा तो वे सोचेंगे कि यह नसों के कारण था, लेकिन वे इससे अधिक गलत नहीं हो सकते थे।
मैना से युक्त 5 तीर हवा में चले गए, लगभग एक गोली के बराबर गति से चल रहे थे। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वे पांचों एक सीधी रेखा में नहीं चल रहे थे और जिस पथ पर वे यात्रा कर रहे थे उससे धीरे धीरे अलग हो गए। जैसे ही दो परिवर्तित कुत्ते बाई जेमिन की ओर बढ़े, पांचों सांपों ने अपने जबड़े खोल दिए। हालांकि इससे पहले कि वे अपना कौशल दिखा पाते, उनकी आंखें खूनी धुंध में बदल गईं। पांचों सांपों ने अनजाने में ही अपना कौशल रद्द कर दिया और दर्द से फूंफकारने लगे और वे चारों ओर बुरी तरह छटपटाने लगे। उनके तराजू प्रथम श्रेणी के प्राणियों के बीच सबसे मजबूत सुरक्षा में से एक थे, फिर भी उनकी आंखें किसी भी जीवित चीज की कमजोरी थीं। जैसे ही वे दर्द से कराहने लगे, उनमें से 4 ने पास की कुछ इमारतों की दीवारें गिरा दी, जबकि उनमें से एक ने हरी धब्बेदार उत्परिवर्तित बिल्लियों में से एक पर बेरहमी से हमला किया, जो बाई जेमिन की ओर बढ़ रही थी, उसे उड़ा दिया और उसे बगल की इमारत में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। उत्परिवर्तित बिल्ली में चपलता आधारित दक्षता थी, लेकिन इसकी रक्षा सबसे कम थी। इसलिए एक पागल उत्परिवर्तित सांप द्वारा मारे जाने के बाद, जिसके तराजू अविश्वसनीय रूप से कठोर थे और जिसका मांस कसकर दबाया गया था, जानवर के आंतरिक अंगों ने, जिन्हें इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं थी, फट गया, जिससे वह तुरंत मर गया। हवा तेज हो गई और 2 उत्परिवर्तित बिल्लियां जो बाई जेमिन की ओर बढ़ रही थीं, अचानक रुक गईं और उस उत्परिवर्तित सांप पर हमला करना शुरू कर दिया जिसने दूसरी उत्परिवर्तित बिल्ली को मार डाला था, और मौत की लड़ाई में उलझ गई। उत्परिवर्तित सांपों में उच्च सुरक्षा और महान शक्ति थी, एक ही झटका हरे धब्बेदार उत्परिवर्तित बिल्ली के जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उत्परिवर्तित बिल्लियां भी आसान शिकार नहीं थीं। बिल्लियों में से एक आगे बढ़ी और उसके पंजे हल्के हरे रंग की चमक से चमक उठे। जानवर ने बुरी तरह हमला किया और आसानी से उत्परिवर्तित सांप के बचाव को तोड़ दिया, मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया और सांप दर्द से चिल्लाने लगा। सांप ने दर्द भरी फूंफकार मारी और अपनी पूंछ से फिर हमला कर दिया। लेकिन उत्परिवर्ती बिल्ली ने पहले ही अपने साथी के दयनीय भाग्य को देख लिया था, इसलिए वह झट से एक तरफ कूद गई और एक बाल के बराबर निश्चित मृत्यु से बच गई। इसके अलावा दूसरी उत्परिवर्ती बिल्ली भी लड़ाई में शामिल हो गई और उन दोनों के बीच उत्परिवर्तित सांप को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। आपको फर्स्ट ऑर्डर स्पाइनी डॉग स्तर 35 की आत्मा शक्ति प्राप्त हुई है। आपने जादू जोड़ 10, मन जोड़ 10, शक्ति जोड़ 5, चपलता जोड़ 2 प्राप्त किया है। आपने फर्स्ट ऑर्डर स्पाइनी डॉग लेवल 36 की सोल पावर हासिल कर ली है। आपने मैजिक जोड़ 5, मैना जोड़ 4, स्ट्रेंथ जोड़ 2 हासिल कर ली है। रक्त इच्छा 5.8%। अच्छा, बाई जेमिन ने 2 उत्परिवर्तित कुत्तों के जीवन को समाप्त कर दिया और जब उसने उत्परिवर्तित सांपों को देखा, जो उसे सिरदर्द दे रहे थे और उनकी एक आंख खून से लथपथ थी, तो वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। वह पहले नजदीक नहीं पहुंच सका क्योंकि पांचों सांप बेहद चालाक थे और उसे घेर लिया था, ऐसी जगहों से हमला कर रहे थे जिससे उसके लिए पहुंचना मुश्किल हो गया था। हालांकि चेन्हे के समय पर हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद, वह समस्या अब दूर हो गई थी। टकराना। बाई जेमिन अपने स्थान से गायब होने से पहले जमीन पर गिर गईं और हर जगह दरारें फैल गईं। अध्याय 96 प्रथम आदेश से लड़ना। भाग 2 अंतिम। अपनी स्थिति से गायब होने के बाद और उत्परिवर्ती सांपों के उत्पीड़न को खोने के बाद लगातार अपने पाठ्यक्रम को बदलने के बिना, बाई जेमिन की भयानक गति अब निर्बाध पूर्ण प्रदर्शन पर थी। लगभग 200 चपलता बिंदुओं के साथ उसके और उत्परिवर्तित सांपों में से एक के बीच की दूरी एक पल में बंद हो गई। जानवर दर्द से कराह उठा और उसे देखकर तुरंत एसिड की एक गोली उगलकर जवाबी कार्रवाई की। बाई जेमिन बाईं ओर एक अप्राकृतिक कोण पर झुक गई जैसे कि उसका शरीर रबर से बना हो, जिससे निश्चित मृत्यु से बचा जा सके। उसी गति का लाभ उठाते हुए उसने अपनी तलवार ऊपर से नीचे की ओर घुमाए और उत्परिवर्तित सांप के शरीर पर भयंकर प्रहार किया। बजना। आश्चर्य की बात है कि उत्परिवर्तित सांप की शल्कों को काटा नहीं जा सका और जुवान तलवार प्राप्त करने के बाद पहली बार वह अपने दुश्मन की सुरक्षा को तोड़ने में विफल रहा। न केवल सांप के तराजू बेहद सख्त थे, बल्कि बाई जेमिन को एक अजीब तरह का फिसलन भरा तरल भी महसूस हो रहा था, जिसे जब वह पहले काटता था तो तलवार का ब्लेड फिसल जाता था और उसकी शक्ति काफी हद तक खत्म हो जाती थी।
रूपांतरित सांप ने अपनी पूंछ को चाबुक की तरह घुमाए और जानलेवा इरादे से भरी दृष्टि से आगे की ओर प्रहार किया। इसकी पूंछ की शक्ति इतनी भयानक थी कि एक ही वार से प्रथम श्रेणी के दूसरे प्राणी को मार गिरा सकती थी, जो इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि यह कितनी भयानक थी। हालांकि बाई जेमिन ने चुपके से उपहास किया और चकमा देने के बजाय वह आगे बढ़ा और उसने अपनी बाईं मुट्ठी जोर से मारी। टकराना। जब मनुष्य की छोटी सी मुट्ठी और 1 मीटर से अधिक मोटाई वाले जानवर की पूंछ टकराई तो मनुष्य के कुचले जाने का सामान्य रूप से अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। रूपांतरित सांप ने एक बार फिर दर्दनाक फूंफकार मारी और उसका शरीर टूटी हुई डोर के साथ पतंग की तरह उड़ने लगा और फिर गरजते हुए एक इमारत से टकराया और इस प्रक्रिया में वह ढह गई। बाई जेमिन ने प्राणी को तैयार होने का समय नहीं दिया और अपनी तलवार म्यान में रखते हुए आगे बढ़ गया। सांप के पास पहुंचने के बाद वह उसके सिर के ऊपर बैठ गया और दोनों मुट्ठियों से बेरहमी से वार करने से पहले उसने अपने पैरों को उसके चारों ओर कसकर जकड़ लिया। टकराना, 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 टकराना। पिछली बाई जेमिन और वर्तमान बाई जेमिन के बीच का अंतर किसी भी तरह से छोटा नहीं था। फर्स्ट ऑर्डर में विकसित होने और अपनी बरसरकर ब्लड नौकरी को सफलतापूर्वक हासिल करने के बाद उन्होंने न केवल अपनी स्थिति विंडो पर स्क्रॉल करने वाले आंकड़ों में शक्ति में बड़ी वृद्धि हासिल की। एक निडर के रूप में बाई जेमिन की आक्रमण शक्ति 20% बढ़ गई जब उसने कुछ हथियारों या अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल किया, इसलिए इस समय उसके हमले वास्तव में सामान्य से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, उसे अपने नए निष्क्रिय कौशल के कारण लगभग 6% की वृद्धि भी मिल रही थी, जिसे उसने अभी तक नहीं देखा था। रूपांतरित सांप ने अपनी एक आंख चौड़ी की और दर्द से चिल्लाया। जानवर लगातार छटपटाने लगा लेकिन बाई जेमिन को किसी भी तरह से हिलाने में असफल रहा। यहां तक कि जब यह इस प्रक्रिया में अन्य इमारतों से टकराया तो यह उसे अपनी पीठ से हिलाने में विफल रहा। उसका तराजू फट गया और खून बहने लगा लेकिन बाई जेमिन के वार बंद नहीं हुए और 2 सेकंड से भी कम समय में वह कई दर्जन वार कर चुका था। रूपांतरित सांप की जंगली हरकतें काफी धीमी हो गईं और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जिससे पता चला कि उसका जीवन समाप्त हो रहा था। झपट्टा मारना। बाई जेमिन को पीछे से खतरे का आभास हुआ लेकिन इस बार हमलावर कौन था ये जानने के लिए उसे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हवा की आवाज से यह स्पष्ट था कि यह अन्य 3 उत्परिवर्तित सांपों में से कोई नहीं था, यह विशाल मधुमक्खी थी। वह ठंडे स्वर में हंसा और जैसे ही उसकी मुट्ठियां परिवर्तित सांप के सिर पर लगीं, उसने लापरवाही से कहा, खून की दीवार। आश्चर्य की बात है कि इतने सारे बड़े जानवरों की मौत से जमा हुए खून के पूल से 2 मीटर ऊंची दीवार उठ गई, जिसने उसे और विशाल मधुमक्खी को अलग कर दिया। इस बार मन का खर्च काफी रहा, दीवार ऊंची करने के लिए 20 अंक मिले। लेकिन ये भी सामान्य था क्योंकि उसने अभी तक किसी भी तरह से इस नई ऊर्जा पर महारत हासिल नहीं की थी और शांगुआन बिंग जू की तरह केवल प्रारंभिक समझ थी। हालांकि आगे जो हुआ वह सबसे आश्चर्यजनक था। जब विशाल मधुमक्खी का डंक दीवार से टकराता था तो ऐसा लगता था मानो वह पानी का एक पोखर हो, बिना किसी कठिनाई के। वास्तव में इससे लहरें भी बन गईं जैसे कि खून की दीवार ठोस अवस्था में न हो। विशालकाय मधुमक्खी का शरीर थोड़ा चमकने लगा और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगा। ये स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए दुश्मन के खून को अवशोषित कर रहा था। हालांकि बाई जेमिन उस उत्परिवर्तित मधुमक्खी के बारे में कैसे भूल सकता था जिसे उसने सर्वनाश के पहले दिन मार डाला था। उस समय बिग बी ने मजबूत बनने के लिए ज़ोंबी के शरीर के कुछ हिस्से को अवशोषित कर लिया था। अधिकांश भूमिका खेल वाले खेलों में योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली आक्रमण शक्ति के साथ बस्कर्स को हाथापाई वर्ग के रूप में जाना जाता था। हालांकि बाई जेमिन वास्तव में एक खूनी निडर थी। क्या अंतर था? जादू, रक्त भाले। बाई जेमिन की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। खून की दीवार अचानक खुल गई और 2 विशाल लाल भाले टारपीडो की तरह निकले। विशाल मधुमक्खी के पास पीछे हटने का भी समय नहीं था जब उसके 2 पंख 2 भालों द्वारा पूरी तरह से खुल गए थे जो आसानी से उसकी कमजोर सुरक्षा को भेद गए थे। जीव ने एक अजीब सी चीख निकाली और अपने शरीर को हिलाने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर गया।
अपने पंखों के बिना विशाल मधुमक्खी के पास चलने की उतनी शक्ति नहीं थी जितनी वह चाहती थी, क्योंकि उसका वजन उसके लिए बहुत अधिक था, जो कि मन को अवशोषित करने से विकसित हुआ था, न कि आत्मा की शक्ति को अवशोषित करने से। आपने फर्स्ट ऑर्डर जियोलाओ स्नैक लेवल 45 की सोल पावर हासिल कर ली है। आपने ताकत जोड़ 4, सहन शक्ति जोड़ 2 हासिल कर ली है। आप स्तर 34 पर पहुंच गए हैं। रक्त इच्छा 6.7% 50%। वह बिना आराम किए पूरी गति से आगे बढ़ गया और इससे पहले कि रूपांतरित मधुमक्खी दर्द से चिल्ला पाती, एक तेज झटके के बाद उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। आपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लड सकिंग बी लेवल 39 की सोल पावर हासिल कर ली है। आपने चपलता जोड़ 5 हासिल कर ली है। रक्त इच्छा 7.6% 50%। धीरे धीरे प्रथम श्रेणी के प्राणियों से उसे प्राप्त आत्मिक शक्ति क्षीण होती गई। विकास का अनुभव अभी भी अनुरूप था, लेकिन अतिरिक्त आंकड़े कम थे। ये रुकेगा या नहीं, इसके बारे में उन्हें अभी तक पता नहीं है। टकराना। अचानक युद्ध के मैदान में धमाका हुआ और बाई जेमिन ठीक समय पर पहुंची और देखा कि लियांग पेंग ने उत्परिवर्तित बिल्लियों में से एक को हरे धब्बों से मारा और उसे अपने हथौड़े से उड़ा दिया। ओह! बाई जेमिन ने भौहें उठाईं और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जब वह हत्या कर रहा था, चेन हे और लियांग पेंग भी ढीले नहीं पड़ रहे थे। जाहिरा तौर पर किसी समय हरे धब्बेदार उत्परिवर्तित बिल्लियों में से एक को उत्परिवर्तित सांप ने मारा था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उत्परिवर्तित सांप अभी भी दूसरी हरी धब्बेदार उत्परिवर्तित बिल्ली के साथ मौत की लड़ाई में उलझा हुआ था, इसलिए वह भाग नहीं सका और लियांग पेंग ने दूसरी बिल्ली को खत्म करने का अवसर ले लिया। जहां तक चेन हे की बात है, वह इस समय हर जगह घूम रहा था और आखिरी उत्परिवर्तित सांप पर तीर चला रहा था जो उसका पीछा कर रहा था। हालांकि उसके तीरों में सांप के बचाव को भेदने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि वे थोड़े से मैना द्वारा सशक्त सामान्य तीर थे। उन्होंने प्राणी को क्रोधित करने के लिए पर्याप्त पीड़ा पहुंचाई। रूपांतरित सांप तेज था, लेकिन चेन हे चालाक था और पकड़े गए बिना एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाता था। जब भी एक इमारत को ध्वस्त किया जाता था तो वह दूसरी इमारत में कूद जाता था और आगे बढ़ता जाता था। इसके अलावा उत्परिवर्तित सांप ने अम्लीय गोला फेंकना बंद करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसे अपने अब खाली सॉकेट में से एक में दर्द महसूस होने के परिणाम याद आ रहे हैं। उन दोनों के लिए धन्यवाद। बाई जेमिन कुछ सेकंड के लिए भी परेशान नहीं हुई और 2 और फर्स्ट ऑर्डर जानवरों को खत्म करने में सक्षम थी। जहां तक आखिरी रूपांतरित सांप का सवाल है, जाहिर तौर पर जानवर को एहसास हुआ कि चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं और वह तुरंत भागने के लिए मुड़ गया। जब बाई जेमिन ने इस पर ध्यान दिया तो उसने बमुश्किल जानवर की पूंछ को जंगल की ओर लाल रंग की आग की लपटों में गायब होते देखा। उस तरल को एक सुरक्षात्मक परत के रूप में उपयोग करने से उत्परिवर्तित सांप को दूसरी दिशा में भागने का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर यह रुका रहा तो निश्चित रूप से देर सबेर इसका वध कर दिया जाएगा। अध्याय 97 शांगगुआन बिंग जू खतरे में। हरे धब्बे वाली उत्परिवर्तित बिल्ली जो उत्परिवर्तित सांप का सामना कर रही थी, जोर जोर से सांस ले रही थी और उसके पंजों की चमक काफी कम हो गई थी। उसकी गति कम से कम 50% धीमी हो गई थी और उसका पूरा शरीर पसीने और धूल से नहा गया था। दूसरी ओर उत्परिवर्तित सांप के शरीर की लंबाई और चौड़ाई पर वार किए गए थे, जिससे लाल मांस और बहता हुआ खून दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की लाल चमक कम हो गई थी और उसकी हरकतें सामान्य से अधिक भारी हो गई थीं। हालांकि दोनों प्राणियों के बीच लड़ाई अब तक केवल कुछ सेकंड ही चली थी, लेकिन दोनों ने दूसरे के जीवन को समाप्त करने के लिए अपना 101% दे दिया था। एक भी गलती से किसी की भी जान जा सकती थी, इसलिए उन कुछ सेकंड के दौरान उन्होंने अपने जन्मजात कौशल को अनगिनत बार सक्रिय किया था, जिससे सहनशक्ति और मन बिना किसी रिजर्व के कम हो गए थे। मजबूत होने के लिए, विकसित होने के लिए, एक कदम आगे बढ़ने के लिए। प्रत्येक अस्तित्व के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन वे सभी विजयी होना चाहते थे। दुर्भाग्य से हरे धब्बेदार उत्परिवर्ती बिल्ली की नियति और जियोलाओ सांप की नियति आगे बढ़ना नहीं था। झपट्टा मारना। हवा जोर जोर से सीटी बजा रही थी और हरे धब्बेदार उत्परिवर्ती बिल्ली अपनी आंख के कोने से एक ब्लेड की धातु की चमक को देख सकती थी जो उसकी गर्दन के पास आ रही थी। आपने फर्स्ट ऑर्डर गेल कैट लेवल 40 की सोल पावर हासिल कर ली है।
आपने चपलता जोड़ 3 हासिल कर ली है। रक्तविल 8.2% 50%। प्राणी का सिर आसमान की ओर चला गया और गेल कैट का चमकीला लाल खून जियो लाओ सांप की आंख में प्रतिबिंबित हुआ। वह आखिरी जानवर था जिसे देखने से पहले उसका सिर भी उसके शरीर से अलग कर दिया गया था। आपने फर्स्ट ऑर्डर जियो लाओ स्नैक लेवल 43 की सोल पावर हासिल कर ली है। रक्त इच्छा 9.1% 50%। जियो लाओ स्नैक सोल पावर से कोई और अतिरिक्त आंकड़े नहीं है। बाई जेमिन ने अपनी तलवार से खून झाड़ते हुए आह भरी। चूंकि जियो लाओ सांप कमजोर हो गया था और घावों से भरा हुआ था, इसलिए उसे मारना सामान्य से अधिक आसान था। हालांकि इस तरह के और आंकड़े न मिलना अफसोस की बात थी, लेकिन बाई जेमिन को देर सबेर यह होने की उम्मीद थी। उसने अपने पैरों के नीचे जमीन खिसका दी और कुछ 100 मीटर दूर तक तेज आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया। अंतिम जीवित फर्स्ट ऑर्डर जानवर को चेन हे का पीछा करते हुए और अपनी पूंछ से अपने रास्ते में आने वाली हर इमारत को ध्वस्त करते हुए देखने के लिए ढही हुई इमारतों के चारों ओर चक्कर लगाने में उसे केवल कुछ सेकंड लगे। ऐसा दृश्य किसी साइंस फिक्शन फिल्म के लायक था, लेकिन अब यह उसकी आंखों के सामने हकीकत में घटित हो रहा था। यहां तक कि सबसे संशयवादी भी यह स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ऐसे भयावह दृश्य के सामने दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। ऐसा लग रहा था कि जियो लाओ सांप बाई जेमिन की जबरदस्त आत्मिक शक्ति को महसूस करने में सक्षम था, क्योंकि उसका सिर उसकी दिशा में मुड़ गया था और उसकी ओर बढ़ने से पहले उसे ठंडे भाव से देखता था, क्योंकि वह लगातार अम्लीय गोले छोड़ रहा था। यदि आप अकेले हैं तो ये काम नहीं करेगा। बाई जेमिन बुदबुदाया और अचानक अपनी पिछली स्थिति से गायब हो गया। उसकी गति पूरी तरह से चरमरा गई और अगले ही पल वह जानवर के शरीर के ठीक नीचे, उसके जबड़े के नीचे प्रकट हो गया। बूम! अपनी आक्रमण शक्ति में लगभग 30% की बढ़ोतरी के साथ बाई जेमिन की मुट्ठी जियो लाओ सांप के जबड़ों से मजबूती से जुड़ गई, जिससे वह उड़ गया। हालांकि उनके और चेन हे के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि प्राणी दोबारा खड़ा नहीं हुआ और कुछ ही समय बाद प्रकाश की 2 किरणें उनके शरीर में प्रवेश कर गईं, जो दुश्मन की मौत का संकेत दे रही थी। आप 35 के स्तर पर पहुंच गए हैं। रक्त इच्छा 10%। जाहिरा तौर पर बाई जेमिन का झटका मस्तिष्क को बाहर से नष्ट करने में सफल रहा, जिससे प्राणी को मुक्के से मार दिया गया। बाई जेमिन ने जियो लाओ सांप की मौत के बगल में गिरे लाल रंग के गोले को उठाने के लिए नीचे झुकने से पहले चेन हे को अंगूठा ऊपर किया। वास्तव में न केवल इस सांप ने एक खजाना गोला गिराया था। बाई जेमिन की खुशी के लिए प्रथम क्रम के सभी प्राणियों ने कम से कम एक लाल गोला गिराया था। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले ऑर्डर के बाद हमेशा खजाना हो? बाई जेमिन को बाद में लिलिथ से पूछना होगा। अरे बाई जेमिन! चेन वह उत्तेजित और थका हुआ आया, लेकिन उसकी आंखें चिंता से भर गईं और उसने उत्सुकता से पूछा, बिंगजू? वह अभी भी वापस नहीं आई। शांगगुआन बिंगजू? बाई जेमिन ने चारों ओर देखने से पहले पलकें झपकाईं। फर्स्ट ऑर्डर में सफलतापूर्वक विकसित होने के उत्साह, एक शक्तिशाली प्रारंभिक नौकरी प्राप्त करने और 1 दर्जन फर्स्ट ऑर्डर अस्तित्वों के खिलाफ खूनी लड़ाई के बीच बाई जेमिन के पास किसी भी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसे अब केवल यह एहसास हुआ कि शांगगुआन बिंगजू था कहीं नहीं देखा। दोनों व्यक्ति अलग अलग विचारों से जलते जंगल को देख रहे थे। क्या वह उन प्रथम श्रेणी के जानवरों द्वारा मारी जा सकती थी? चेन हे ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींचते हुए धीमी आवाज में पूछा। बाई जेमिन चुप रही और उसने एक ऐसी इमारत की ओर देखा जो इतने विनाश के बीच भी बरकरार थी। वहां शीर्ष पर खड़ी एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर महिला, जो भी उसे देखता था उसकी सांसें थम जाती थीं और वह एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। उसके बाल हवा के साथ लय में लहरा रहे थे और उसकी रूबी आंखें उसे स्वर्ग से आई परी की तरह दिखती थीं, अगर यह उसके चारों ओर मौजूद राक्षस की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आभा न होती। जैसे कि वह सिर्फ उसकी नजरों से ही जान गई थी कि वह क्या पूछना चाहता है। लिलिथ की आवाज उसके कानों तक पहुंची, तुमने इस बड़ी बहन को बहुत खुश किया है, छोटी जमीन। ये पहली बार है जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर के अस्तित्व को मिटाने में सक्षम किसी के बारे में देखा या सुना है, 1 मिनट से भी कम समय में और व्यावहारिक रूप से अकेले ही 1 दर्जन को बाहर।
मुझे आश्चर्य है कि जब आप ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे तो क्या आप बिस्तर में इस बड़ी बहन को संतुष्ट कर पाएंगे टिल्डा। जब बाई जेमिन ने उसका आखिरी वाक्य सुना तो उसने लगभग 2 लीटर खून उगल दिया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, वह वास्तव में प्रसन्न और प्रसन्न लग रही थी, मानो उसका पिछला प्रदर्शन देखकर उसे बहुत खुशी हुई हो। वह एक तरफ लिलिथ ने जलते हुए जंगल को देखा और आलस्य से कहा, शांगुआन बिंग जू नामक वह निचला अस्तित्व मरा नहीं है। वह अभी भी जीवित है, लेकिन अगर आप उसे वहां से निकालना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप जल्दी करें। उसने अदृश्य रूप से सिर हिलाया और उदासीनता से कहने से पहले चेन ही की ओर देखा, तुम यहीं रुको, मैं उसे बाहर निकालने जाऊंगा। लियांग पेन के साथ जाओ और मेरे लौटने तक खजाने की देखभाल करो। क्या? चेन ही ने पलकें झपकाईं और अपनी तरफ देखा तो पता चला कि बाई जेमिन पहले ही गायब हो चुकी थी और अब कई दर्जन मीटर दूर थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बाई जेमिन की गति कितनी भयावह थी और अनजाने में उसकी नज़र फर्स्ट ऑर्डर जियो लाओ सांप के शरीर पर पड़ी। हालांकि चेन ही ने जल्द ही उस बात पर अमल किया जो उसने उससे पहले कहा था और उसकी आंखें चमक उठीं। उसे बाहर निकालो। तो वह अभी भी जीवित थी। उसके पैर कमजोर महसूस हुए और उसे जबरदस्ती आगे बढ़ना पड़ा। उसे उन खजानों की रक्षा करनी थी, या अगर लियांग पेंग ने कुछ बेवकूफ़ी की तो बाई जेमिन पागल हो गई तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अब ये तो छोड़ ही दीजिए कि उसने देख लिया था कि बाई जेमिन मृत्यु से इस लड़ाई के दौरान वास्तव में क्या करने में सक्षम थी। अध्याय 98 निकट संपर्क। बाई जेमिन ने शांगुआन बिंग जू की मदद करने का फैसला क्यों किया, इसके विभिन्न कारण थे। इसका एक कारण यह था कि उसके हाथों में अभी भी उसकी कांस्य घंटी थी। कांस्य घंटी बाई जेमिन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जादू ग्रेड खजाना था, क्योंकि यह वर्तमान में उसकी सबसे सुरक्षित रक्षा थी और वह ऐसी वस्तु को यूं ही खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह जल्द ही एक और प्राप्त करने में सक्षम होगा या नहीं। वास्तव में उस समय शांगुआन बिंग जू को कांस्य घंटी देने का एकमात्र कारण ये था कि फर्स्ट ऑर्डर में उनकी सफलता और उनके ब्लड बर्सर्कर की नौकरी का अधिग्रहण काफी हद तक इस बात पर निर्भर था कि वह फर्स्ट ऑर्डर प्राणी के स्थान को इंगित करने में सफल रही या नहीं। इस तरह वह अपने सबसे मजबूत हमले को इतनी दूर से तैयार करने में सक्षम होगा कि उसके हत्या के इरादे को उसके दुश्मन द्वारा महसूस किया जा सके या वह बुरी तरह विफल हो सकता है। और यदि वह असफल भी हुआ तो उसे खराब तरीके से भागना होगा या होना होगा प्रथम श्रेणी के प्राणियों की सेना द्वारा मारा गया। दूसरे कारण के रूप में उसने उसकी मदद करने का फैसला किया, वह ये था कि वह उस पर एहसान करे जैसा कि उसने अतीत में उस पर एहसान किया था। शांगुआन बिंग जू की उत्पत्ति रहस्यमय थी और भले ही दुनिया बदल गई हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका परिवार ढह गया हो। वह एक गौरवान्वित महिला थी और निश्चित रूप से उसकी जान बचाने के एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करेगी, भले ही उसने इसके लिए न कहा हो। इसके अलावा वह वर्तमान में जीवित बचे लोगों के समूह के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी, क्योंकि बाई जेमिन की आंखें और हथियार लगभग 500 लोगों को कवर नहीं कर सकते थे। उसे जीवित बचे लोगों की जरूरत थी, वरना उसके परिवार तक पहुंचने की कठिनाई 1000 गुना अधिक कठिन हो जाती। जीवित बचे लोगों के वर्तमान समूह में न केवल फुजुएफे, कई जिंगी, झोंगडे और कांगलेन में लड़ने का साहस था। वास्तव में बाद में शामिल होने वाले कई पुरुष और महिला छात्र थे जिनमें तब तक लड़ने का साहस था जब तक उन्हें उचित हथियार नहीं दिया गया। जब उन्होंने अंततः विश्वविद्यालय छोड़ा तो चीजें अब की तुलना में पूरी तरह से अलग होंगी और बाई जेमिन इसका फायदा उठाना चाहती थी। व्यवहारिक रूप से जलती हुई लाल रंग की लपटों से घिरे जंगल के किनारे पर पहुंचकर बाई जेमिन रुक गई और चिंतन करते हुए भौहें सिकोड़ने लगी। यदि उसके पास अपनी कांस्य घंटी होती तो बाहर निकलना और उस स्थान में प्रवेश करना एक सरल कार्य होता, क्योंकि अपनी वर्तमान चपलता के साथ वह निश्चित रूप से लगभग 1 मिनट में कई किलोमीटर की यात्रा कर सकता था। लेकिन उचित सुरक्षा के बिना, भले ही वह फर्स्ट ऑर्डर अस्तित्व में विकसित हो गया हो, वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा और मर भी सकता है। आखिरकार ब्लेजिंग बीटल और जियो लाओ सांप जैसे उच्च सुरक्षा वाले शक्तिशाली जानवरों को भी आग की लपटों से भागने के लिए मजबूर किया गया था, उसे तो छोड़ ही दें। कई सेकंड तक समस्या पर विचार करने के बाद अंततः उसने अपने दांत पीस लिए और अपने पूरे शरीर पर सिर से पैर तक खून छिड़कने से पहले कई बोतलें खून निकाला।
पलक झपकते ही वह लाल हो गया था और केवल उसकी आंखों का रंग ही अलग था। खून की दुर्गंध वास्तव में गंदी थी, लेकिन इस समय उसके पास विकल्प बहुत कम थे। बाई जेमिन ने अपने रक्त हेरफेर कौशल को सक्रिय किया और मन की उत्तेजना के तहत उसके शरीर पर खून चमक उठा। जल्द ही लगातार एकत्रित होने वाला रक्त कठोर होकर एक पतली इंसुलेशन परत बनाने लगा, जिसने उसे अपने परिवेश से अलग कर दिया। बस अपनी आंखें बंद करो और आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। लिलिथ उसके पास आया और उसके कंधे को हल्के से थपथपाया। बाई जेमिन ने सिर हिलाया और बिना शब्द कहे अपने पैरों के नीचे की जमीन पर जोरदार प्रहार किया, आगे की ओर लपटों के समुद्र में कदम रखा। 190 अंकों से अधिक की चपलता के साथ उनकी वर्तमान गति सर्वनाश से पहले एक व्यक्ति की तुलना में लगभग 20 गुना तेज थी। इसका मतलब ये था कि अपनी अधिकतम क्षमता पर वह पृथ्वी पर सोल रिकॉर्ड के आने से पहले आसानी से एक सुपरकार से आगे निकल सकता था। बाई जेमिन का शरीर लिलिथ के मार्गदर्शन में आग की लपटों के बीच से गुजरा, जो आसपास के वातावरण से अप्रभावित रहा। गले लगाने वाली गर्मी उसके अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट करने पर आमादा लग रही थी और उसके शरीर को कवर करने वाला ठोस रक्त बहुत पहले ही वाष्पित हो गया होता अगर बाई जेमिन लगातार मन के साथ रक्त की परत को नहीं खिला रही होती। हालांकि उसके 300 से अधिक मन अंकों के साथ भी यह एक भयानक खर्च था जिसे वह बहुत लंबे समय तक बरकरार नहीं रख सका। आखिरकार लाल लौ तीसरे क्रम के कौशल का अवशेष थी। हालांकि यह कौशल डालने के बाद अब उतना मजबूत नहीं था, फिर भी यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे फर्स्ट ऑर्डर जानवर का कुछ खून आसानी से सहन कर सके। ये जानते हुए कि सर्वनाश की शुरुआत के बाद से समय हर गुजरते सेकंड की तरह उसके खिलाफ चल रहा था, बाई जेमिन ने लिलिथ के मार्गदर्शन और उसकी गति का अधिकतम संभव सीमा तक दोहन करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके पैरों की मांसपेशियां इस हद तक सख्त हो गई थी कि यदि उसकी उच्च सहनशक्ति और स्वास्थ्य न होता तो वे बहुत पहले ही टूट गई होती। लगभग आधे मिनट बाद लिलिथ की आवाज उसके कानों में जादुई ढंग से सुनाई दी, तुम्हारे ठीक सामने एक झील है। वह महिला अंदर है। बाई जेमिन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और भयानक गति से वाष्पित हो रहे पानी में प्रवेश करते हुए छलांग लगा दी। उन्होंने अपने रक्त हेरफेर कौशल को रद्द कर दिया और उनके शरीर पर मौजूद खून को तुरंत पानी से धो दिया गया। जब बाई जेमिन ने आखिरकार क्रिस्टल साफ पानी के नीचे अपनी आंखें खोलीं, तो सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह पानी के नीचे डूबी हुई खूबसूरत शांगुआन बिंगजू थी, जो अपनी नीली आंखों से उसे देख रही थी। यह ऐसा था मानो वह उससे पूछ रही हो कि वह वहां क्या कर रहा था और क्यों आया था। बहुत बुरा, बाई जेमिन पानी के भीतर बात नहीं कर सकती थी और न ही वह ऐसा कर सकती थी, अन्यथा वह उससे कहता कुछ नहीं, मैं बस खरीदारी करने आया हूं। वह उसके पास गया और देखा कि हवा की कमी के कारण उसका चेहरा और अधिक लाल होने लगा था। 1 या 2 मिनट के लिए उसकी सांस रोकना ठीक था, क्योंकि भले ही उसके पास उच्च शारीरिक आंकड़े नहीं थे, फिर भी वह कमजोर नहीं थी। समस्या ये थी कि विस्फोट के समय और आग की लपटों के निकलने के अब तक के समय को देखते हुए कुछ मिनट पहले ही बीत चुके थे और वह पानी के नीचे छिपने के लिए मजबूर हो गई थी। बाई जेमिन ने तुरंत कांस्य घंटी की ओर इशारा किया और सौभाग्य से वह समझ गई कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि उसने तुरंत सिर हिलाया और घंटी उसकी ओर बढ़ा दी। सौभाग्य से घंटी के अंदर अभी भी कुछ शक्ति बची हुई थी, इससे पहले कि खजाने ने अपनी ऊर्जा खो दी और उसे पूरे दिन के लिए रिचार्ज करना पड़ा। स्वाभाविक रूप से रोमांटिक फिल्मों की तरह उसके साथ अपनी ऑक्सीजन साझा करने के लिए उसे चुनने का उसका कोई इरादा नहीं था। बाई जेमिन ने मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी पीठ की ओर इशारा किया और उसे उसकी पीठ पर कूदने का संकेत दिया। शांगुआन बिंगजू ने चुपके से अपने दांत पीस लिए और घोड़े की तरह उसकी सवारी करते हुए उसकी पीठ पर चढ़ने में संकोच नहीं किया। इसके अलावा उसके आश्चर्य को देखते हुए उसने उसकी गर्दन के चारों ओर दोनों हाथ और उसकी कमर के चारों ओर अपने पैर लपेटने में कोई संदेह नहीं किया, जिससे उस पर बोझ काफी कम हो गया। टकराना। बाई जेमिन ने झील के तल पर जमकर कदम रखा और गति का फायदा उठाते हुए ऊपर की ओर छलांग लगा दी। जबकि आमतौर पर किसी इंसान की ताकत के लिए शरीर पर पानी के दबाव से लड़ना मुश्किल होगा, उसके लिए यह प्रयास का विषय था। बस एक पल में उसके शरीर ने शांगुआन बिंगजू के साथ मिलकर, जो उससे कसकर चिपकी हुई थी, झील की सतह को तोड़ दिया, जो लाल रंग की लपटों के खिलाफ बेकार संघर्ष कर रही थी।
अध्याय 99 रक्त इच्छा। सतह पर लौटने पर लाल लपटों ने तुरंत उन दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वे अपने कपड़ों के कोने को छू पाते, कांस्य घंटी बाई जेमिन की पैंट की जेब से उड़ गई और उसके सिर के ऊपर तैरने लगी, जिससे एक फीकी चमक निकल गई जिसने उन दोनों को घेर लिया। बाई जेमिन ने बिना रुके पागलों की तरह आगे दौड़ना शुरू कर दिया, अपनी भयावह गति से शांगुआन बिंगजू को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन साथ ही उसकी चिंताओं को भी कम कर दिया। उसने अनजाने में राहत की सांस ली और उसके शरीर का तनाव गायब हो गया, जिससे वह उसकी पीठ पर आराम करने लगी और उसने अपने आसपास की लाल दुनिया को देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कहाँ देखा, उसे बस एक धधकती हुई आग दिखाई दे रही थी। इससे पहली बार फर्स्ट ऑर्डर जानवर को अकेले मारने के बाद शांगुआन बिंगजू ने देखा कि आग ने जंगल को दक्षिण से पूर्व तक घेर लिया था और फिर उत्तरी क्षेत्र में फैल गई, जिससे निकास व्यावहारिक रूप से बंद हो गया। कोई अन्य विकल्प न होने पर उसे पानी की झील की याद आई और वह छिपने की तलाश में उस स्थान पर लौट आई। हालांकि कांस्य बेल के पास शक्ति शेष थी, उसकी वर्तमान चपलता के साथ केंद्र और जंगल के निकास के बीच की दूरी को 1 मिनट से भी कम समय में बंद करना असंभव था और वह आधे रास्ते में फंसी रहती। सौभाग्य से बाई जेमिन की चपलता जादुई बाधा के सहारे सुरक्षित बाहर निकलने के लिए पर्याप्त थी। धधकते उत्परिवर्तित जंगल के बाहर चेन हे लियांग पेन के पास उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। खजाने के आभूषणों और कुछ कौशल स्क्रॉल को इकट्ठा करने के बाद, जो पहले मारे गए प्रथम क्रम के प्राणियों की आत्मा शक्ति से सोल रिकॉर्ड द्वारा प्रसारित किए गए थे, चेन हे ने जलते हुए जंगल की दिशा में देखना बंद नहीं किया था। धिक्कार है, क्या तुम हिलना बंद कर सकते हो? लियांग पेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने चेन हे की ओर देखते हुए शाप दिया, तुम आगे पीछे चल रहे हो और तुम्हें यहां आए केवल 2 मिनट ही हुए हैं। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। चेन हे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसने लियांग पेंग की बात सुनी। वह केवल शांगुआन बिंगजू के बारे में चिंतित था और चाहे कोई और कुछ भी कहे, ये केवल शब्दों से बदलने वाला नहीं था। टस्क। लियांग पेंग ने अपनी जीभ चटकाए और कुछ बुदबुदाया जिसे केवल वह सुन सकता था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे शब्द नहीं थे। टकराना। अचानक आग की लपटों के भीतर से एक धमाका हुआ और जब 2 लोगों ने ऊपर देखा तो वे ठीक समय पर पहुंचे और हवा में पीली ऊर्जा की एक पतली परत से घिरे 2 लोगों को देखा। आखिरकार वे बाहर आ गए। चेन हे ये देखकर बेहद खुश हुआ कि वे दोनों वापस आ गए हैं। बेशक वह शांगुआन बिंगजू के लिए अधिक खुश था, लेकिन उसे इस बात की भी खुशी थी कि बाई जेमिन को उसे रोकने में कोई समस्या नहीं हुई। लियांग पेंग ने उसकी ओर देखा और ये देखकर कुछ कहना चाहा कि वे दोनों कितने करीब लग रहे थे, लेकिन अंत में उसने मूड खराब न करते हुए अपने शब्दों को निगल लिया। लगभग 2 सप्ताह साथ रहने और एक टीम के रूप में काम करने के बाद हर कोई एक दूसरे के करीब आने लगा था। टकराना। जैसे ही बाई जेमिन 10 मीटर से अधिक ऊंचाई से वापस गिरी, दोनों पैर मजबूती से जमीन पर टिक गए, जमीन फट गई और हर जगह गंदगी उड़ गई। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसका माथा पसीने से लथपथ था क्योंकि उसकी उत्तेजित सांसें लगातार उसकी छाती को ऊपर नीचे कर रही थीं। बिंगजू, क्या तुम ठीक हो? चेन हे तेजी से आया और उसे सिर से पांव तक देखा, फिर भी उन्हें उनके बीच होने वाले निकट संपर्क का ध्यान नहीं आया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। लेकिन वह शांगुआन बिंगजू बाई जेमिन की पीठ से उतरा और उसे पूछने से पहले भौहों से देखा, क्या आप ठीक हैं? बाई जेमिन ने बिना उत्तर दिए अपना हाथ लहराया और भारी कदमों से जियो लाओ सांपों में से एक की लाश पर बैठने के लिए उसकी ओर चल दिया। क्यों? मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? बाई जेमिन अवाक रह गई। अपनी सहनशक्ति के साथ उसे बिना थके कई घंटों तक लड़ने में सक्षम होना चाहिए और हालांकि फर्स्ट ऑर्डर जानवरों की छोटी सेना के खिलाफ मौत की लड़ाई भयंकर थी, लेकिन इतनी सहनशक्ति खर्च करने की बात नहीं थी कि उसे छोड़ दिया जाए। इतनी दयनीय स्थिति। बाई जेमिन। स्थिति अंक 52। स्तर 35। जाति मानव। काम ब्लड बर्सरकर ब्लड विल मोड। शीर्षक मारने के लिए एक प्रहार। ताकत 161-30 चपलता 186-5 स्वास्थ्य 158-5 सहनशक्ति 202/282-5 मन 292-40 जादू 249-60।
कौशल रक्त हेरफेर प्रथम क्रम लेवल 5 विशेष बल सैनिक अनरैंक निष्क्रिय कौशल लेवल 5 स्टोन हॉट तीसरे क्रम निष्क्रिय कौशल लेवल 5 स्वास्थ्य बूस्ट अनरैंक निष्क्रिय कौशल लेवल 3 कांस्य त्वचा प्रथम क्रम निष्क्रिय कौशल लेवल 1 थ्रोइंग अनरैंक्ड पैसिव स्किल लेवल 5 रीजनरेशन फर्स्ट ऑर्डर लेवल 5 ब्लड विल सेकंड ऑर्डर पैसिव स्किल लेवल 5 क्रिम्सन ब्लड जजमेंट थर्ड ऑर्डर लेवल 5। सच तो यह है कि उसमें अब भी बहुत सहनशक्ति थी। हालांकि बाई ज़ेमिन को निराशा हुई और एहसास हुआ कि उसने 4 या 5 मिनट के भीतर 80 स्टैमिना अंक खो दिए हैं, जो पूरी तरह से अप्राकृतिक था। उसके अचानक इतना थका हुआ महसूस करने का कारण ये था कि इतने कम समय में उसकी कुल सहनशक्ति का लगभग 1/3 अचानक नष्ट हो गया था। फर्स्ट ऑर्डर में विकसित होने के बाद बाई ज़ेमिन की स्थिति विंडो व्यावहारिक रूप से पूरी तरह से बदल गई थी, क्योंकि उसने अंततः पहला छोटा बड़ा कदम उठाया था। हालांकि जिस चीज ने उनका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह था उनके जॉब बरसरकर ब्लड के आगे लिखा शब्द ब्लड विल मोड। ब्लड विल द्वितीय क्रम निष्क्रिय कौशल लेवल 5 युद्ध मोड में जाने से युद्ध की इच्छा जागृत होती है जो आपकी रगों में सोई हुई है। आप अपने आसपास 100 मीटर के प्रत्येक जीवित दुश्मन के लिए 0.1% अतिरिक्त आक्रमण शक्ति प्राप्त करते हैं और मारे गए प्रत्येक दुश्मन के लिए 1% प्रभाव अधिकतम 50% तक सीमित है। प्रभाव 5 मिनट तक रहता है और प्रत्येक दुश्मन अपडेट के लिए टाइमर 0 पर रीसेट हो जाता है। द्वितीयक प्रभाव शक्ति में अचानक वृद्धि के परिणामस्वरूप हर 50 सेकंड में 20 सहनशक्ति अंक की खपत होती है। जब उपयोगकर्ता युद्ध मोड से बाहर चला जाता है तो दुष्प्रभाव रद्द हो जाता है। बाई ज़ेमिन ने आह भरी और आखिरकार उसे इसका कारण समझ में आया कि उसने अचानक इतनी सहनशक्ति क्यों खो दी थी। इतने उदास मत हो। लिलिथ ने अपना कंधा थपथपाया और चमकते हुए मुस्कुराया। ब्लड विल एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कौशल है जिसे सिर्फ सेकंड ऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निश्चित रूप से इसका कुछ दुष्प्रभाव होगा या ये बकवास होगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास भी कोई कौशल नहीं है, इससे मेरी शक्ति 50% बढ़ जाती है। बाई ज़ेमिन ने सिर हिलाया और कुछ भी नहीं कहा ताकि उसे इस तरह न देखा जाए जैसे वह पागल हो गया हो, लेकिन उसने कृतज्ञ आंखों से उसकी ओर देखा। यदि ये लिलिथ के नैतिक समर्थन के लिए नहीं होता तो वह शायद उतनी मजबूती से खड़ा नहीं हो पाता जितना वह अब खड़ा है। इसके अलावा भले ही ब्लड विल पर एक कष्टप्रद दुष्प्रभाव था, ऐसा नहीं था कि उसके पास इससे लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वह समस्या को पूरी तरह से हल नहीं कर सका, लेकिन वह परिणामों को काफी हद तक हल्का कर सकता था। आखिरकार बाई ज़ेमिन ने फर्स्ट ऑर्डर रीजनरेशन कौशल हासिल कर लिया था। इस कौशल ने उसे बदले में सहन शक्ति प्राप्त करने के लिए मन का उपभोग करने की अनुमति दी, जो उन मामलों के लिए बिल्कुल सही था जहां उसे मौत से लड़ना पड़ा और जादू कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी या जादू के प्रभाव उतने कुशल नहीं थे जितना कि पहले के मामले में था। एंटी मैजिक ज़ोंबी ऑर्डर करें। अध्याय 100 उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करना। जैसे ही बाई ज़ेमिन महत्वपूर्ण व्यवसाय पर लौटने से पहले कुछ आराम करने के लिए बैठे, उन्हें अपने नए अर्जित कौशल को देखने का भी मन नहीं हुआ और न ही उन्हें ये देखने का मन हुआ कि वह किन 2 कौशलों को विकसित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के जानवरों के खिलाफ लड़ाई ने उसकी सहन शक्ति को खतरनाक स्तर तक खत्म नहीं किया था, तब भी जब ब्लड विल का काफी हिस्सा खत्म हो रहा था। हालांकि मानसिक थकावट काफी थी, विशेषकर युद्ध के पूरी तरह भड़कने से पहले। आखिरकार आग की लपटों से घिरे रक्त त्रिशूल को लॉन्च करने से पहले बाई ज़ेमिन बहुत स्पष्ट थे कि अगर वह एक ही गोली से फर्स्ट ऑर्डर प्राणी को मारने में विफल रहे तो जीवित रहने की संभावना तुरंत कम हो जाएगी। इसलिए हालांकि वह सतह पर शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में वह भारी मानसिक दबाव में था। इस बीच शांगुआन बिंग जू उसे भौहों से देख रही थी और उसकी आंखों में किसी बात को लेकर झिझक दिख रही थी। हालांकि जल्द ही उसका ध्यान उसके बगल वाले व्यक्ति ने खींच लिया। बिंग जू, क्या तुम सचमुच ठीक हो? उस जंगल के अंदर क्या हुआ था? चेन उन्होंने पूछा कि अभी भी शांत महसूस नहीं हो रहा है। बाई ज़ेमिन ने मुझे पहले जो खजाना दिया था उसके लिए धन्यवाद, मैं ठीक हूं। उसने धीरे से सिर हिलाया और आसपास का निरीक्षण किया और धीरे धीरे बताया कि जंगल के अंदर क्या हुआ था। क्या कई दर्जन प्रथम श्रेणी के जानवर? और बिंग जू, आप पहले से ही 25 के स्तर पर हैं।
चेन हे ने जब सुना कि उसने अकेले ही फर्स्ट ऑर्डर प्राणी को मार डाला है तो वह डर के मारे चिल्लाया और चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखने लगा। लेकिन इससे भी अधिक वह ये सुनकर भयभीत हो गया कि परिवर्तित जंगल में बहुत सारे भयानक जीव रहते थे। चेन हे को अब जाकर एहसास हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था जो कल उस जगह से जीवित बाहर निकल आया। हाँ, शांगगुआन बिंगजू ने थोड़ा विचलित होकर सिर हिलाया। उसने बाई जेमिन की ओर देखा जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रही थी और आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। वर्तमान में वह पहले ही 25 के स्तर पर पहुंच चुकी थी और उसे सोल रिकॉर्ड से संदेश भी प्राप्त हुआ था जिसमें उसे अपनी नौकरी चुनने के लिए कई विकल्प मिले थे। शांगगुआन बिंगजू को स्वाभाविक रूप से पता था कि आगे बढ़ना आसान नहीं था। हालांकि आसपास के विनाश को देखते हुए प्रथम क्रम के जानवरों की लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं और उनमें से कुछ की दयनीय स्थिति थी। शांगगुआन बिंगजू ने अंततः पूरी तरह से स्वीकार कर लिया कि उसके सामने वाला युवक मानव त्वचा में बस एक राक्षस था। बाई जेमिन ने अपनी आंखें खोली और आह भरी और अपने बैग से एक चॉकलेट बार निकाला। हालांकि इससे पहले कि वह इसे खाना शुरू करता उसने सोडा के 4 डिब्बे के साथ 3 और बार निकाल लिए। उसने उनमें से प्रत्येक की ओर एक बार और एक कैन फेंकते हुए कुछ हद तक थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, अच्छा काम सभी को। चेन हे, शांगगुआन बिंगजू और लियांग पेंग ने कंधे उचकाने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। वे तीनों लापरवाही से बैठ गए या बस खड़े हो गए और उज्ज्वल अभिव्यक्तियों के साथ अपनी ऊर्जा को फिर से भरना शुरू कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना छोटा था, हर किसी ने आज अपनी भूमिका निभाई। सर्वनाश शुरू होने और दुनिया बदलने के बाद से सबसे कठिन चुनौती पर काबू पाने में सक्षम हुए। एक भी गलती पूरे समूह को समाप्त कर सकती थी और लगभग 500 लोगों के साथ साथ कई अन्य लोगों की आशा को भी खत्म कर सकती थी। इसलिए कुछ न कहने पर भी वे स्वाभाविक रूप से खुश थे। शांगगुआन बिंगजू ने इतना मूल्यवान खजाना उधार देने के लिए, उन पर इतना भरोसा करने के लिए बाई जेमिन को धन्यवाद भी दिया, जिसका उन्होंने सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया। जहां तक पहले उसकी जान बचाने की बात थी, उसने कुछ नहीं कहा और उसने भी इसका जिक्र नहीं किया। ऐसा लगता था कि वे दोनों एक दूसरे के मन की बात को चतुराई से समझते थे, इसलिए शब्द अनावश्यक थे। लगभग 30 मिनट तक ठीक से आराम करने के बाद बाई जेमिन ने दूसरों की निगरानी में अपनी रक्त आपूर्ति को फिर से भरना शुरू कर दिया। हालांकि यह अप्रिय था, इस मामले में कोई विकल्प नहीं था और वह सिर्फ इसलिए मरना नहीं चाहता था क्योंकि वह कोई गंदा काम नहीं करना चाहता था। जीवित बचे लोग काइजिंगी और बाकी लोगों की देखरेख में पुस्तकालय भवन की पहली मंजिल के अंदर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। उस जगह का माहौल बेहद तनावपूर्ण था और ऐसा लग रहा था कि हर किसी के सिर पर काला बादल छाया हुआ है, क्योंकि किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की और जो लोग बोले भी तो बेहद धीमी फुसफुसाहट में ऐसा बोल रहे थे। कभी कभी 400 से अधिक जीवित बचे लोगों की निगाहें अनजाने में आशा भरी नजरों से इमारत के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ जाती थीं। हालांकि हर बार उनकी आंखों में उन लोगों को न पाकर निराशा छा जाती थी जिनकी वे तलाश कर रहे थे, जिससे उनकी चिंता और भी अधिक बढ़ जाती थी। आपको क्या लगता है लड़ाई कैसे खत्म हुई? एक पुरुष छात्र ने चुपचाप पूछा जब उसकी नजर दरवाजे पर गई। मुझे नहीं पता। पिछले कुछ समय से कहीं कोई गर्जना या कोई विस्फोट नहीं हुआ है। एक अन्य जीवित बचे व्यक्ति ने आगे बढ़ने से पहले फू जुएफेग और अन्य लोगों की ओर देखते हुए फुसफुसाया, मुझे यकीन है कि लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। इसके अलावा वे चारों भी उत्सुकता से आगे बढ़ रहे हैं और दरवाजे की ओर देख रहे हैं, तो जाहिर है कि समूह के नेता जो कर रहे हैं वह नहीं है सरल। ये सरल कैसे हो सकता है? ली ना, जो पास में बैठी थी, ने बातचीत सुनी और डरकर अपनी आवाज उठाने से खुद को नहीं रोक सकी। वे भयानक जानवरों की एक सेना का सामना कर रहे हैं जो उस अजीब नीली चमड़ी वाले ज़ोंबी की तुलना में मजबूत हैं। बाकियों की तरह लीना भी अविश्वसनीय रूप से डरी हुई थी। नहीं, वह तो और भी डर गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस बार चारों नेताओं को किस खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वह अनजाने में कुछ शब्दों को अपने मुंह से निकलने से नहीं रोक सकी। नीली चमड़ी वाला ज़ोंबी, आपका क्या मतलब है? आसपास के जीवित बचे लोग उन शब्दों को सुनकर उत्तेजित हो गए और प्रतिक्रिया के लिए लीना की ओर देखने लगे।
अराजकता को यथासंभव नियंत्रित रखने के लिए एक व्यक्ति ने प्रथम क्रम के जानवरों या राक्षसों के अस्तित्व को तब तक प्रकट नहीं करने का प्रस्ताव रखा था जब तक कि समूह के पास उनसे सुरक्षित रूप से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति न हो। अन्यथा जीवित बचे लोगों को ये बताने से कि बाहर और भी भयानक दुश्मन है, उनमें से कुछ पागल हो सकते हैं और अपना दिमाग खोना शुरू कर सकते हैं, जिससे सभी के लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं। ली ना, वू यीजुन ने अपनी सहेली को चौंकाते हुए पुकारा। वह व्यक्ति थी जिसने इस विचार की योजना बनाई थी और इसे बाई जेमिन, शांगुआन बिंगजू, चेन हे और लियांग पिंग ने तुरंत मंजूरी दे दी थी क्योंकि वे चारों इतनी बुनियादी चीज के बारे में जानते थे। वो यूजिन के गंभीर और क्रोधित रूप को देखकर लीना को एहसास हुआ कि उसने बहुत अधिक बात कर ली है और उसने तुरंत शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन फिर भी डरी हुई थी। वो यूजिन को हस्तक्षेप करते देख जीवित बचे लोगों में से किसी ने भी मामले को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि वे जानते थे कि वह तकनीकी रूप से शांगुआन बिंगजू की बहन की तरह थी, इसलिए किसी ने भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि लीना की बातों से पहले ही कुछ लोग सतर्क हो गए और माहौल तेजी से बिगड़ने लगा। हालांकि किसी ने कोई मूर्खतापूर्ण या जंगली हरकत नहीं की क्योंकि कल का नरसंहार अभी भी हर किसी के दिमाग में गहराई से अंकित था। वे सभी डर के मारे प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे और अपने भाग्य के अंतिम फैसले का इंतजार करने लगे। वो यीजुन ने भी इमारत के प्रवेश द्वार की ओर देखा और उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें थोड़ी आशंका से चमक उठी, न केवल अपने लिए बल्कि उन लोगों की सुरक्षा के लिए भी जिन्हें वहां खतरे का सामना करना पड़ा। हालांकि यह सच था कि लड़ाई की आवाज कई मिनट पहले ही बंद हो गई थी, केवल भयानक गर्जनाओं और तेज धमाकों के साथ साथ जमीन के लगातार हिलने के कारण वह जानती थी कि जो लड़ाई इस समय चल रही है वह इतनी बड़ी है कि उसका दिमाग उसे शब्दों में समझाने पर भी समझ नहीं पा रहा है।